Dean BBC, senior faculty members and our teachers and dear students, और जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, कोभास किशनगंज, डॉक्टर चंद्रहास, फैकल्टी मेंबर ऑफ कोभास एंड सम ऑफ आवर फार्मर्स, सबों का अभिनंदन, स्वागत। ये इस मुहिम में जो हमारे ऑनरेबल बीसी सर ने पिछली बार शुरू किया था कि हम एक अवेयरनेस जैसा कि किसी कॉमन टॉपिक पे बात करें, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स भी हों, टीचर्स भी हों और फार्मर्स भी हों, स्टेक होल्डर्स हों, जो कि अपने नॉलेज को अपग्रेड करें और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो, उनके प्रॉब्लम्स को सुने और कुछ चीजें हम उनको बता पाएं। हाँ जी सर जी, वो में है सर, हमारे AHD के हैं और सुधा से, कम्फिट से जी सर। तो ये इस मुहिम में सर बहुत ही इंकरेजिंग है। कल पिछली बार से अभी सर इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है पार्टिसिपेशन के मामले में। तो सर के इजाजत के साथ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को आमंत्रित करते हैं, जो कि मिनरल्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। Thank you, sir. Good afternoon, sir. Honorable Vice Chancellor, sir. Director Research, sir. Dean PGS, Dean, sir. All head of department and also faculty members and most important, my students. आज हम बात करेंगे मिनरल के बारे में। जैसा पिछली बार भी डिसाइड हो, कुछ इसमें फार्मर्स भी जुड़े हुए हैं, तो उसी लहजे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे सर कि यूजी स्टूडेंट और फार्मर्स को हम लोग कन्विंस कर पाएं। उस तरह की मिनरल की हम थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मिनरल को जनरली एक स्लोगन के रूप में बोला जाता है, द हिडन स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी एनिमल। मीन्स कि ये हिडन स्ट्रेंथ है एनिमल के लिए। नॉर्मली तो हम लोग एनर्जी प्रोटीन के बारे में सोचते ही हैं, लेकिन मिनरल के बारे में बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो कम क्वांटिटी है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी खाने में नमक केवल कम पड़ जाए तो खाने का पूरी टेस्ट बिगड़ जाती है, उसी प्रकार कह सकते हैं मिनरल की यदि कमी हो जाती है, बहुत सारे इफेक्ट हिडन दिखते हैं ज्यादा, और लास्ट में जाकर जब सिम्टोमेटिक दिखते हैं तब जाकर हमें पता चलती है कि कुछ कमी हुई है। तो जैसा हमने जो भी 10th क्लासेस पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, उसमें 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, रिसेंटली 4 की हुई है, 118 नॉमिनेट हो चुका है। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते थे, उसी एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, हमारे बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो। तो उस 118 में से लगभग 40 का लगभग अभी तक हो चुका है कि एनिमल बॉडी मेटाबॉलिक फंक्शन हो, प्रोटेक्टिव फंक्शन हो, इसी तरह विभिन्न फंक्शनों के लिए 40 का डिस्कवरी हो चुकी है, जिसका कि एनिमल के बॉडी में यूज है। इसी को एसेंशियल मिनरल के रूप में लिया गया है। एलिमेंट तो सभी एसेंशियल है, लेकिन हम लोग के लिए खास करके मतलब एनिमल कह सकते हैं, न्यूट्रिशन के हिसाब से कह सकते हैं, तो 40 को लगभग एसेंशियल के रूप में रखे हैं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ रोल है हमारे बॉडी में। लेकिन एक डिफरेंस समझने की आवश्यकता है कि लोग रेगुलर लैंग्वेज में जो मिनरल बोलते हैं एलिमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। एलिमेंट है जो कि एक्चुअल में यूज होता है बॉडी में, लेकिन जब उसका सोर्स है, नेचुरल सोर्स जो है, उसको हम एक्चुअली मिनरल बोलते हैं। लेकिन लिटरली अब दोनों सिनोनिमस के रूप में यूज होती है। मिनरल एलिमेंट दोनों एक ही तरह से हम लोग बोल के दोनों में काम चला लेते हैं। मिनरल की दूसरी खूबी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कैल्शियम एक एलिमेंट है, लेकिन इसको मिनरल के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट होती है, जो नेचुरली अकरिंग है, या कह सकते हैं कि अर्थ से मिलती है हमें कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और यूज लेकिन बॉडी में होती है कैल्शियम के रूप में। कैल्शियम एक एलिमेंट है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है, लेकिन सिनोनिमस के रूप में यूज करते हैं। मिनरल की दूसरी क्वालिटी क्या है कि न तो ये बॉडी में सिंथेसाइज होती है और न ये डिस्ट्रॉय होती है। सिंथेसाइज नहीं होती है, इसका मतलब है जितने भी मिनरल मेटाबॉलिकली इसेंशियल है बॉडी में, उतने आपको डाइटरी एसेंशियल भी होंगे। मतलब सभी मिनरल को आपको खिलाना ही पड़ेगा तभी मिलेंगे। और दूसरी बात है डिस्ट्रॉय नहीं होती, मतलब कि जो मिनरल देंगे वो बॉडी से फिर यूटिलाइज होती है। जैसा आगे हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम है तो बोन में डिपोजिशन होती है, फिर से उस बोन को हम लोग कैल्शियम सोर्स के रूप में यूज भी करते हैं। तो प्लांट और एनिमल में ऐसे नॉर्मली ये भी डिफरेंस है कि कोई भी न्यूट्रिएंट होती है एनिमल को जो भी बॉडी से प्रोडक्शन के रूप में निकाल रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं,
या मेंटेन करने के लिए जरूरत है, वो सभी फीड या वाटर के द्वारा हमें देनी पड़ती है। प्लांट एक अलग चीज है, जिसमें कि नहीं भी दे तो कुछ मिट्टी से ले लेती है, कुछ सूरज की रोशनी से वो फूड अपना बना लेती है। लेकिन एनिमल है, जो रिक्वायरमेंट है वो हमको फीड करनी ही पड़ेगी, इसलिए एनिमल में सभी डाइटरी एसेंशियल होते ही हैं। अब जितने भी डाइटरी एसेंशियल जो भी मिनरल थे, उसको साइंटिस्ट ने ग्रुप करने की कोशिश किया ताकि कुछ आइडेंटिफिकेशन में सुविधा हो। तो मेनली मेजर और ट्रेस मिनरल दो ग्रुप में बांटा गया है। ये उसके साइज के अनुसार नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट के अनुसार कह सकते हैं, या बॉडी में उसकी प्रेजेंस कितनी क्वांटिटी में होती है। जिसकी अधिक क्वांटिटी में होती है उसको मेजर मिनरल बोलते हैं, जिसकी कम क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है उसको ट्रेस मिनरल कहते हैं। जैसे कि एनिमल बॉडी में यदि 50 ppm से कम अवेलेबल हो तो उसको, अधिक अवेलेबल हो तो मेजर बोलेंगे, 50 ppm से अधिक हो या मिलीग्राम पर केजी कह सकते हैं, उससे अधिक कम हो तो ट्रेस मिनरल होगी, अधिक होगी तो मेजर मिनरल के रूप में लेंगे। डाइटरी लेवल के रूप में कह सकते हैं 0.01% ऑफ डाइट यदि उसकी रिक्वायरमेंट है तो मेजर मिनरल के रूप में लिया जाएगा, यदि उससे कम है तो ट्रेस मिनरल की। 100 मिलीग्राम वो भी 0.01% की इक्विवेलेंट ही होती है। पीपीएम में इधर इसलिए रखे हैं क्योंकि ट्रेस मिनरल हमेशा पीपीएम में ही उसको डिनोट की जाती है। तो एक्सप्रेशन भी उसी तरह से होती है, परसेंट में होती है, और इसको पीपीएम में किया जाता है ट्रेस मिनरल को। कुछ 7 मिनरल है जिसको कि मेजर मिनरल के रूप में रखा गया है, और लगभग 8 है जो कि ट्रेस मिनरल के रूप में है। लेकिन न्यूयर भी काफी डिस्कवर हो चुकी है, जिसमें कि फ्लोरीन, निकेल, ये सब है, जिसकी अभी तक मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत कम मतलब डिस्कवरी में आई है, लेकिन धीरे धीरे इस पे रिसर्च चल रही है, आगे मिलेंगे। उसमें से भी सेलेनियम, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन ऐसा है जो कि मेटाबॉलिक काफी एसेंशियल है, उसकी यूज भी हमें पता चल गई है। लेकिन इसकी एक अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिमिट ज्यादा होने पर, डाइटरी मतलब इंटेक ज्यादा हो गई तो टॉक्सिसिटी भी हो जाती है इसमें। इसके बाद चौथा ग्रुप ये भी है टॉक्सी मिनरल की भी। कुछ मिनरल है कि हमेशा टॉक्सिक फॉर्म में, मतलब हमेशा टॉक्सिसिटी ही पैदा करते हैं, इसलिए उसको टॉक्सिक मिनरल के ग्रुप में ही रखा गया है। इसमें से कुछ न्यूली रिकॉग्नाइज है, ज्यादा भी मार्केट में चल भी रही है कि इसका उपयोग हो रहा है, उसमें खासकर क्रोमियम का, जो कि ह्यूमन के केस में भी चल रहा है कि ग्लूकोज टॉलरेंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मतलब ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इंसुलिन के इफेक्ट को बढ़ा देता है, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट आगे हम लोग देखेंगे भी, क्योंकि जब हीट स्ट्रेस की कंडीशन होती है एनिमल के कंडीशन में, तो यानी गर्मी के दिनों में, समर के सीजन में क्रोमियम का सप्लीमेंट देना चाहिए ताकि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर दे, तो ज्यादा एनर्जी हमें मिले। सिलिकॉन है, जिसका कि सिलिका खासकर न्यूट्रिशन वाले सभी लोग जानते हैं, एसिड इनसोल्युबल एस के रूप में इसको मेजर करते हैं। हमेशा नेगेटिव ही सोचा जाता है, सिलिका है मतलब बेकार है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलिका का भी रिसर्च किया गया है, चीक के ग्रोथ को अफेक्ट करता है, कोलेजन को सिंथेसिस में भी वर्क करता है, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। निकेल का भी बहुत अच्छा चल रहा है कि यूरिएज एक्टिविटी, जो यूरिया का डाइजेशन होती है माइक्रोब्स के द्वारा होती है, उसके लिए निकेल की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ बोरोन का है, बोरोन का भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है अभी इसकी एक्टिविटी की, यानी कि इसका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये सब की यूटिलाइजेशन में इसका रोल आ रहा है। कंप्लीट ये सब का अभी तक मैकेनिज्म नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे आ रही है कि 40 से आगे भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। अब देखना चाहेंगे ये सब मिनरल हैं, उसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। फंक्शन के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो 3 चीजों पर ज्यादा इफेक्ट करते हैं कि मेरी गाय की दूध बढ़ जाए, लैक्टेशन लेंथ कम हो जाए, सॉरी लैक्टेशन इंटरकार्विंग पीरियड कम हो जाए, मतलब 2 बच्चों के बीच जो होती है वो डिफरेंस कम हो जाए, और तीसरा कहते हैं एज ऑफ फर्स्ट कार्विंग कम हो जाए। लेकिन इन तीनों को अचीव करने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसको अचीव करना पड़ेगा, उसमें मिनरल का रोल होता है। मिनरल का सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है सर, फील्ड कंडीशन में भी एडोप्ट कम होने की यही दिक्कत है कि फार्मर को चाहिए कि आज खिलाएं, 2-3 दिन में मेरी दूध बढ़ जाए, लेकिन मिनरल की ये ड्रॉबैक है कि डायरेक्ट एकाएक दूध नहीं बढ़ाता है, बल्कि पूरे लैक्टेशन यील्ड की बात करें वो इंक्रीज कर सकता है, लैक्टेशन लेंथ बढ़ जाती है और मिल्क बहुत कम बढ़ती है, लेकिन टोटल लैक्टेशन पीरियड की बात करेंगे तब इसमें मिल्क इंप्रूवमेंट दिखेगी हमको। उसके साथ इंटरकार्विंग पीरियड ऐसा में बहुत बेनिफिट होता है। तो कुछ इंटेग्रल पार्ट में, जैसे बॉडी, बोन्स में, टिश्यू में, सभी जगह ऐसा मिनरल अवेलेबल होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। सभी के फंक्शन को इसलिए 4 ग्रुप में बांट के भी स्टडी करने की कोशिश किया गया है, जो है पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन है, दूसरा स्ट्रक्चर,
तीसरा रेगुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन भी है। मिनरल दूध बढ़ाएगा तो नहीं, पर कम तो कर सकता है। यदि डेफिशिएंसी हो तो एक दिन में भी कम कर देगा। डिफिशियंसी होने पर कम कर सकता है सर। हाँ, पर बढ़ाएगा नहीं, ये तो मान ली बात। यस सर। एक्चुअली सर फार्मर के पास जब जाते हैं तो वही खिलाना चाहते हैं जो कि दूध बढ़ा दे तुरंत। हम मेडिसिन के लिए भी जब सप्लीमेंट करते हैं निष्ठा से, वो भी पूछते हैं कितने दिन तक खिलाना है सर। तो उनको लगता है बस बीमारी ठीक करने के लिए आ गया और इसका कोई काम नहीं है सर। तो चार फंक्शन में बांटते हैं, जिसे प्रोटेक्टिव फंक्शन के रूप में कह सकते हैं। ये खास करके यूजर ऑफ फार्मर्स के लिए है कि जो एनिमल की टीथ होती है उसके भी स्ट्रांगनेस, उसकी लाइबिलिटी डिपेंड करती है आपके मिनरल पे। यदि कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन रहेगी तब इसका स्ट्रेंथ बना रहेगा। सब ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ सेविंग के लिए, उसमें भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। यूजी वाले पढ़े हुए 10th में शायद कोफैक्टर 10 समथिंग आती है फिजियोलॉजी में पढ़ने के लिए, वो कैल्शियम होती है। और एक सेल फॉर्मेशन, जो मुर्गी पालक है उनको एक सेल, जो अभी भी मार्केट में हम लोग अंडे देखते हैं, बहुत सारे अंडे होते हैं, 3 सेल एकदम होते हैं कि पता नहीं हल्का सा कस के दब गया तो टूट जाएगा। और वही देसी मुर्गी के अंडे देख लीजिए, उसको तोड़ के हाथ में बढ़िया से लेके जाइए, नहीं टूटेगी। उसका कारण होता है कि उसमें अंडे में उसको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल रही है, चूंकि वो ग्रेजिंग कंडीशन कर सकते हैं, जिससे कि सेल ग्रेविटेशन मिल जाती है उसको, कैल्शियम मिलने के कारण उसका सेल मजबूत रहती है। स्ट्रक्चरल फंक्शन में बोन का तो इतना इंपॉर्टेंस है कि पूरे ग्रोथ में यदि बोन नहीं रहेगी तो मसल कहाँ जमेगी। इसलिए बोन के डेवलपमेंट के लिए भी आपको, फिटस के डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और हम लोग जो भी यूजी स्टूडेंट है वो सभी लोग जान रहे हैं कि जो मिनरल है उसका रोल अमाइनो एसिड्स में भी और इंजाइम्स में भी है। अमाइनो एसिड्स लाइसिन और मिथ्योनिन, इसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसी प्रकार इंजाइम्स होते हैं, थायमिन, बायोटिन, विटामिन, इसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। रेगुलेटरी फंक्शन ये बहुत है, सिंपल सा सोचने की बात है। जब कोई डायरिया होती है, कैसे जब मरने लगती है जानवर या ह्यूमन की बात कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन का जब ड्रिप देते हैं मात्र 0.9 ग्राम शायद 1 लीटर में होती है, 99 ग्राम, 0.9% होती है उसमें, उतना से लाइफ सेविंग हो जाती है। इससे समझ सकते हैं कि मिनरल का कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ को बचाने के लिए। और दूसरी कैल्शियम ही, जब मिल्क फीवर केस आती है तो तुरंत मतलब जानवर को खड़ा करना है तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो भी ड्रिप करते हैं तुरंत एक्टिव हो जाती है जानवर। इसका उसके मसल को स्ट्रॉन्ग करने में इसका कितना फास्ट रोल है, इससे अंदाजा लगाई जा सकती है। मेटाबॉलिक रोल, काफी इंजाइम, लगभग इंजाइम जो है जो कि जिसमें मेटल का रोल रहती है, खास करके ह्यूमन से रिलेट भी करें, कॉपर का ही देख लिया जाए तो टायरोसिनेज जो है वो क्या है कि कॉपर जो स्किन के जो पिगमेंट होते हैं उसको जमने में काम करती है। जैसा अभी कुछ फोटोग्राफ्स हम आगे शो करेंगे सर कि कैसे कॉपर की कमी से स्किन दिखती है, उस सिम्टोमेटिक पकड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारा जो इंजाइम्स है, मेटेलो इंजाइम्स है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जैसे ह्यूमन में भी अभी एंटी एजिंग के रूप में जो चल रही है वो यही चल रही है कि एंटीऑक्सीडेंट को यूज करते हैं लोग, जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेट, जिसमें कि कॉपर, जिंक, मैग्नीज और सेलेनियम सभी का, ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये, और इसके साथ आयोडीन है जो सभी वेल नोन है पहले से ही कि थायरोक्सिन के रूप में काम करती है। इसके साथ साथ फास्फोरस का तो कुछ कहना नहीं, जितने भी रोल हैं सभी एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। एनर्जी मीन्स एटीपी, और इसके फॉर्मेशन से लेकर सब कुछ में फास्फोरस की रोल होती है। आयरन तो सभी लोग जानते हैं कि जितना भी ब्लड से रिलेटेड एक्टिविटी है उसमें आयरन का बहुत ज्यादा रोल है, खासकर हीमोग्लोबिन जो रहती है। और कोबाल्ट ट्रीटमेंट से लेकर सभी कुछ में, यानी मतलब कि विटामिन B12 जो होती है, जिसका केमिकल नेम भी है साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल एक कंपोनेंट के रूप में होती है, उसके बिना माइक्रोब्स जो है विटामिन B12 की सिंथेसिस ही नहीं कर सकती है, जो कि प्लांट में सिंथेसिस होता भी नहीं है विटामिन। यानी कोबाल्ट का सप्लीमेंटेशन एकदम जरूरी है विटामिन B12 सिंथेसिस के लिए। और ये विटामिन इतनी आवश्यक है कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन के लिए ह्यूमन में भी कहीं वीकनेस दिखती है तो यदि विटामिन B12 लेते हैं तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं, इसलिए मिनरल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कोई भी यदि पशुपालक है तो मिनरल को आपको इसके देखने के बाद तो ये लगना चाहिए कि मिनरल का सभी जगह रोल है, केवल एनर्जी प्रोटीन से मिल्क नहीं देती है जानवर या उसकी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ती है, बल्कि मिनरल का भी रोल है इसमें। अब होता क्या है कि मिनरल की जब डिफिशियंसी आती है तो पहले 90% तो मतलब पहले हम लोग को समझ में नहीं आती कि मिनरल की डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी कब पता चलती है, इसकी कमी कब पता चलती है, जब उसके सिम्टम दिखते हैं। सिम्टम कब दिखते हैं, जब 90% लॉस हो चुका होता है अपना। इसका
यही प्रूफ है कि सबसे पहले इम्यूनिटी और एंजाइम फंक्शन पे एक्ट करता है जब डिफिशिएंसी होती है तो। उसके बाद जो हाई ग्रोथ होती है उस पर इफेक्ट करता है, उसके बाद फिर लो ग्रोथ वाले उसको इफेक्ट करता है, लास्ट में जाकर क्लिनिकल सिम्टम शो करता है। जब क्लिनिकल सिम्टम शो करता है तब हमारे किसान एक्टिव होते हैं कि लगता है कुछ दिक्कत हो रही है, तब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तब तक हम लोग 90% लॉस झेल चुके होते हैं। इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप मिनरल मिक्सचर रेगुलर में फीडिंग किया जाए तो बढ़िया है। प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में कह सकते हैं, फीड सप्लीमेंट के रूप में इसको दे तो बेहतर है। इंतजार नहीं करें कि कब सिम्टम दिखेगा तब हम इसको खिलाएं। कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं, फील्ड कंडीशन में स्टूडेंट हो या फार्मर हो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे मेरे एनिमल को कौन सा मिनरल की कमी हो गई है। से बोन से रिलेटेड दिखती है तो कैल्शियम फास्फोरस की कमी को दिखे जाता है। जैसे सेकेंड फोटो में देख चुके होंगे रिकेट्स है। हम ऑनर की बात नहीं करें, ऑनर को तो रिकेट्स है ही, खास साथ साथ उसके एनिमल को भी रिकेट्स है। तो ये चीजें हैं कि देख के आप समझ सकते हैं कि मेरे जानवर को कैल्शियम की कमी है। इसके साथ मिल्क फीवर तो वेल नोन है, वेटनरियन के लिए तो वेल नोन है कि रिंग शेप्ड यदि बैठा हुआ है तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। ऊपर टिटैनी का भी केस होता है। सबसे महत्वपूर्ण है जो कॉपर डिफिशियंसी का, ये केसेज बहुत दिखती है जो कि गांव लेवल पे आजकल भी किसी की कृपा ही समझते हैं कि ऐसा उजला उजला हो गया शरीर पे, लेकिन ये कॉपर की कमी के कारण होती है और इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ फोटो देख रहे हो बफेलो में खासकर बहुत ज्यादा दिखती है कि बाल ऐसे बड़े होते हैं जैसे कुछ इसको न्यूट्रिशन मिला है कि फास्ट ग्रोथ के लिए, लेकिन उसमें कलर नहीं होती है, स्ट्रेंथ नहीं होती है। जैसे कि किसी ग्रेन्स को यदि ईंट के नीचे छांव में दबा दिया जाए तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है लेकिन वो पीला रहता है, ग्रीन नहीं होता। उसी प्रकार इसमें है कि ये कॉपर की कमी के कारण बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। इस काफ में, बफेलो काफ में भी देखें बहुत सारे रोड साइड आपको दिख जाएंगे जाते हुए, तो इसमें कॉपर की कमी होती है। अब कॉपर की कमी के कारण दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कॉपर का सप्लीमेंट इसको नहीं मिल रहा है या इसको डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा, मतलब कृमि हो सकती है। सप्लीमेंट मिल रही लेकिन एनिमल को नहीं मिल रही, अंदर में किसी दूसरे को मिल रही है। तो कॉपर का ये कमी तो बहुत ज्यादा दिखती है। और फास्फोरस का पाइका तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज के रूप में आती है। डिफिशियंसी मतलब सिम्टम जो डायग्नोसिस दिखती है लक्षण, तो इसमें है कि कुछ मिट्टी खाना है, तो ह्यूमन के केस में भी काफी दिखते हैं मिट्टी खाने वाली शिकायत गांव लेवल पे दिखते हैं। तो एनिमल में भी पाइका होती है जो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट को खाते हैं, मतलब जो खाना नहीं चाहिए उसको खाना शुरू करते हैं, कुछ भी खाते हैं, केवल मिट्टी नहीं दीवार भी चाटते हैं। इस तरह से पाइका का लक्षण दिखता है। ये लक्षण कब दिखेगा? जब 90% आप लॉस कर चुके होंगे, मिल्क प्रोडक्शन में, एनिस्ट्रस में, रिपीट ब्रीडिंग में सब लॉस कर चुके होंगे, तब जाकर ये लक्षण दिखेंगे। इसके बाद जिंक की कमी वाले ये लक्षण भी दिखते हैं। हालांकि ये लक्षण तो जनरली विटामिन ए और जिंक दोनों की कमी कारण होती है। स्क्रीन पूरा रफ दिखता है, काफी केसेस दिखते हैं सर फील्ड कंडीशन में। और कभी कभी ये होता है कोबाल्ट की कमी के कारण भी डायरिया बहुत अधिक होती है, वेस्टिंग डिजीज बोलते हैं, पूरे एनोरेक्सिया केस भी होते हैं, डायरिया भी होते हैं, जिस कारण बॉडी वेट बहुत ज्यादा लॉस होती है। आयोडीन की कमी, ग्वाइटर तो ह्यूमन से ही काफी पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं, ये सब केसेस होती है। फ्लोरीन की टॉक्सिसिटी भी दिखती है। फ्लोरीन की टॉक्सिसिटी में दांत का कलर भी अलग हो जाती है, उसके साथ साथ दांत का भी ये अनइवन ग्रोथ भी होती है। और साथ साथ सेलेनियम की यदि टॉक्सिसिटी हो रही है तो एक्सट्रीमिटी जो होते हैं, एक्सट्रीमिटी जनरली लॉस होने लगते हैं, टेल हो या लेग का हो, एक्सट्रीमिटीज पे होती है। हालांकि डिबेटेबल इशू है, इसमें सेलेनियम और फंगस का दोनों का चलता है, लेकिन हम लोग सेलेनियम का मानते हैं कि सेलेनियम टॉक्सिसिटीज होती है। तो एक चीज केवल ऐड करना है, सेलेनेट और सेलेनाइट दो फॉर्म में इसके अवेलेबल होती है। सेलेनाइट है कि ज्यादा टॉक्सिक होती है, चूंकि ये रिड्यूस बहुत फास्ट होती है जिस कारण टॉक्सिसिटी अधिक करती है। कुछ पोल्ट्री के केसेस भी हम फोटो डालने की कोशिश किए हैं। मेनली सेल बहुत ज्यादा वीक होती है और कैल्शियम फास्फोरेट डिफिशियंसी तो होती है, स्लीप टेंडन भी मैग्नीज डिफिशियंसी होती है, उसके साथ साथ मैग्नीशियम से लेकर कॉपर, इसमें भी कॉपर की कमी दिखती है। कॉपर डिफिशियंसी दिखेगी तो हेयर बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है कॉपर से किसी भी केसेज में। तो कॉपर डिफिशियंसी इसमें भी देखते हुए डिस्कलर होना शुरू हो जाता है। जिंक डिफिशियंसी लार्ज ज्वाइंट होती है, सेलेनियम डिफिशियंसी भी होती है और आयरन डिफिशियंसी भी होती है, सब कुछ पोल्ट्री में भी दिखते हैं। आयोडीन से लेके सोडियम क्लोराइड का तो बहुत ज्यादा दिखता है, पिकिंग वाली, इधर प्लकिंग वाली केसेज ये बहुत ज्यादा दिखते हैं यदि सोडियम की कमी रहती है तो। इस तरह से डिफिशियंसी डिजीज हो गया। अब है कि मिनरल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है डेयरी में,
डेयरी खासकर बात करते हैं, काऊ की बात करेंगे तो एवरेज ये दिया गया है कि कोई भी गाय है 400 केजी वजन है तो 16 ग्राम कैल्शियम की उसकी रिक्वायरमेंट होगी मेंटेनेंस के लिए, और लगभग 3.21 ग्राम पर केजी मिल्क यील्ड इसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। इस हिसाब से और सभी जैसा हम बताए थे परसेंट में होती है मेजर मिनरल की, अब पीपीएम में ट्रेस मिनरल की या माइक्रो मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको पूरा करने के लिए हम किस तरह पूरा कर सकते हैं और ये भी किस तरह पूरा कर सकते, इसके लिए थोड़ा सा फोटोग्राफ्स कम दिख रहे हैं क्योंकि पीडीएफ भी ऐसा चल रहा है, तो पीडीएफ जितना भी गूगल से हम डाउनलोड किए वो इसी तरह दिख रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाया कि यदि सिंगल मिनरल मिक्सचर खिलाना शुरू करें कि 0.11 ppm यदि कोबाल्ट खिलाना है तो फार्मर तो वजन कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हुआ कि नहीं मिनरल को मिक्स करके खिलाना, मिनरल मिक्सचर के रूप में बनाकर खिलाएं ताकि सभी इंग्रेडिएंट उसको मिले। तब इसके लिए मिनरल मिक्सचर के लिए भी रेगुलेशंस लाया गया जिसमें कि दो है, टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 है जिसमें कि सॉल्ट मिलाए जाते हैं, टाइप 2 जिसमें सॉल्ट नहीं मिलाए जाते। अब सॉल्ट नहीं मिलाए जाते हैं वही ज्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि सॉल्ट तो बाहर से लोग खिला लेते हैं, तो सॉल्ट नहीं मिलाया जाए। इसमें जनरली रखा गया है कि 20% कैल्शियम होना चाहिए, 12% फास्फोरस होनी चाहिए, 5% मैग्नीशियम भी होनी चाहिए, जिंक 0.8 होनी चाहिए, 0.10 को लगभग कॉपर होनी चाहिए। इस तरह से सभी का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इस रेगुलेशन से मिनरल मिक्सचर BIS टाइप का बनाया जाए ताकि जिसको खिलाने पर अनइवन नहीं हुआ, कोई ज्यादा कोई कम नहीं हो सकती है। इसमें से लेड आर्सेनिक ये सब का भी लिमिट दिया गया है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम ये होनी चाहिए क्वांटिटी, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये रेगुलेशंस को फॉलो करके ही कोई मिनरल मिक्सचर मार्केट में ला सकते हैं। जिसे मिनिमम लिखा हुआ उसे मिनिमम ही होनी चाहिए, मैक्सिमम मतलब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक होने पर टॉक्सिसिटी हो सकती है। इस तरह का रेगुलेशन लाया गया। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट हमने सोच लिया कि इतनी होनी चाहिए उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि यदि हम यहाँ से गांधी मैदान निकल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आधे घंटे में पहुंचे, बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमको रास्ते में रोक भी सकते हैं, ट्रैफिक में मिल सकती है। वही बात इसमें है कि फैक्टर बहुत सारे होते हैं जो कि कम कर देते हैं उसके इफेक्ट को, यानी उसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। पहला है एज ऑफ एनिमल, यदि ग्रोइंग एज रहेगा उसको बोन डेवलपमेंट के लिए, मसल के लिए मिनरल चाहिए, उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए। जो एडल्ट हो चुके हैं उसको ग्रोथ के लिए ही केवल मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है। उसका बॉडी वेट के आधार पे है, ज्यादा बॉडी वेट है तो मेंटेनेंस के लिए ज्यादा चाहिए, चूंकि ड्राई मैटर इंटेक भी ज्यादा होती है तो लॉसेज भी ज्यादा होते हैं। फिजियोलॉजिकल स्टेजेस तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे सबसे ज्यादा हम लोग की ध्यान रहती है, उसमें ड्राई, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग होते हैं। मतलब ड्राई है जो दूध भी नहीं दे रही है तो केवल मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा, मतलब कि केवल 16 ग्राम उसको कैल्शियम प्रोवाइड कर दे उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी। लेकिन यदि मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, मिल्किंग में है, तो पर लीटर के हिसाब से 3.2 ग्राम उसको कैल्शियम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस प्रकार जितना ज्यादा दूध दे रही है उसके अनुसार करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट है तो उसको फीटस के अलावेंस के रूप में देना पड़ेगा, फीटस की ग्रोथ के लिए, चूंकि बोन मसल सब कुछ बननी है तो उसके लिए देनी पड़ती है। इसके बाद फीडिंग ऑफ लो क्वालिटी रफेज, यदि ज्यादा लो क्वालिटी रफेज खिला रहे हैं तब भी उसके साथ बाइंड होके भी निकलते हैं, जिसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार उस पर डिपेंड करता है, ये तो नॉर्मल हो गया। सबसे भयानक चीज तो ये होती है एंटी मेटाबोलाइट, मतलब जो फीड कर रहे हैं, मतलब घर का जो है वही दूसरे को इनहिबिट कर रहा है। एंटीबोलाइट तो 3 को हम कंपाइल करने की कोशिश किए हैं ताकि जो फीडिंग जनरली बिहार में जो फीडिंग होती है, बिहार के बाहर भी यही फीडिंग चल रही है कि जिसमें ज्यादा मिलने की संभावना, जैसे व्हीट ब्रान एक ऐसा इंग्रेडिएंट आज के डेट में बिहार में है। कोई भी एनिमल यदि दाना खाया हो और व्हीट ब्रान नहीं खाया हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई फार्मर ऐसा नहीं जिसके पास व्हीट ब्रान नहीं होगा। व्हीट ब्रान के रेट 20 रुपए से बढ़कर आज 32 रुपए हो गए, फिर भी फार्मर की क्वांटिटी बढ़ते ही जा रही है खिलाने के साथ। तो व्हीट ब्रान का जो फाइटेट होता है ये बहुत बड़ा रोल करता है दूसरे, जैसे कि ये व्हीट ब्रान में लगभग 4 to 5% तक ये होते हैं, और उसका DOR यदि खिलाते हैं तो 7.5% तक फाइटेट होते हैं उसमें, जो कि हम लोग केवल जानते हैं कि फास्फोरस को बाइंड करके रखता है, बल्कि जिंक को भी चिलेट करके बाहर निकालता है। और ऐसा देखा गया कि 30% यदि व्हीट ब्रान यूज करते हैं तो 42 मिलीग्राम तक जिंक को चिलेट करके बाहर कर देगा। मतलब कि इतना जिंक एक्स्ट्रा हमको सप्लीमेंट करना पड़ेगा यदि व्हीट ब्रान एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं तो।
तो हीट इसके फाइटेट को कम करने के लिए क्या है, रूमिनेंट तो अपने कर लेते हैं, रूमिनेंट का जो रूमेन में माइक्रोब्स हैं वो तो 70% तक लगभग डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। लेकिन सिंपल स्टोमक में तो हमको फाइटेज एंजाइम मिलाना पड़ता है, इसके लिए स्पेशल वो तो पॉपुलर हो चुकी है। और दूसरा प्रोसेसिंग भी है कि सोकिंग कर सकते हैं, जर्मिनेशन कर सकते हैं, कोई ग्रेन्स खिला रहे हैं तो इस तरह से भी फाइटेट को कम किया जा सकता है, जिससे कि इसे लॉसेज को कम कर सकते हैं। तो ये सब जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं उसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सेकेंड होता है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट भी हम लोग के यहाँ पैडी स्ट्रॉ पॉपुलर है, हाइब्रिड नेपियर भी आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। दोनों में ऑक्जिलेट का कंसेंट्रेशन अच्छी खासी होती है, जो कि कैल्शियम को चिलेट कर देता है। और इसकी ऑक्जिलेट की एफिनिटी क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सबसे कम आयरन को, लेकिन करता तो आयरन को भी चिलेट है। अब ऑक्जिलेट भी दो तरह के होते हैं, एक सोलूबल होते हैं, दूसरा इनसोलूबल। ऑक्जिलेट तो सेम ही होता है, C2O4 ही डबल आयन वाले ही होते हैं, लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड डबल पॉजिटिव +2 वाले जुड़ जाएंगे तो इनसोलुबल बन जाते हैं, सिंगल वाले जुड़ते हैं तो सोलुबल बनते हैं। अब इनसोलुबल वाले जो है वो इंटेस्टाइन से फीसेस के द्वारा एक्सक्रीट हो गए, लेकिन सोलुबल वाले जो ब्लड में इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर ब्लड में जाके भी कैल्शियम को चिलेट कर देते हैं, जो कि डिफिशियंसी काउज करते हैं। इसका मतलब है कि यदि ऑक्जिलेट वाला फीड खिला रहे हैं तो हमको अलग से कैल्शियम का सप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि है यदि 6 kg स्टॉक खिलाते हैं तो लगभग 30 ग्राम कैल्शियम को चिलेट करके बाहर निकाल देता है। इसलिए कम से कम 0.5% एक्स्ट्रा लाइमस्टोन तो प्रोवाइड करना पड़ेगा यदि ऑक्जिलेट फीडिंग की जा रही है तो मिनरल मिक्सचर के फीडिंग में एंटीवोलाइट का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद थर्ड होती है सिलिका। सिलिका तो सभी में होते हैं, लेकिन थोड़ा पैडी स्ट्रॉ बदनाम इसलिए भी है कि नॉर्मल सिलिका भी होती है, और दूसरा है कि इसकी जो कल्टीवेशन का प्रैक्टिस भी ऐसा है कि मिट्टी समझिए इसके स्टेम में चढ़ाया ही जाता, पानी पूरा भरा रहता, जिसके कारण उस लेवल तक इसमें सिलिका जाती है। उसका भी कारण है कि 10% तक भी सिलिका मिलते हैं। और आज के डेट में जो इसको हल्ला रायचुरान बोलते हैं या पैडी का छिलका बोलते हैं, इसमें भी सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो ये भी थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करते हैं, इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करते हैं, खास करके मिनरल को भी चिलेट करके ये भी कमी करते हैं। तो मिनरल सप्लीमेंट इसमें भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद फीड कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है, किस तरह के फीड खिला रहे हैं आप, उससे कितना मिनरल मिल रहा है। लेकिन साथ साथ वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हार्ड वाटर होती है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब का आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे सर कि इसमें कैल्शियम फास्फेट वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, यानी वाटर से भी कैल्शियम मिलती है। तो वाटर किस एरिया में कैसा है उसके आधार पर भी डिसाइड किया जा सकता है, उस बेसिस पे कि कैल्शियम का सप्लीमेंट कितना देना चाहिए। उसका बायोलिटी ऑफ मिनरल, क्या सोर्स है मिनरल का। अब स्ट्रॉ से मिनरल कैलकुलेशन में तो ले आते हैं, जैसे एनर्जी का ले आते हैं। प्रोटीन के लिए आज तक कंफ्यूजन रह गया, जब सीपी पे कैलकुलेट करते हैं 2% ले लेते हैं सर, डीसी पे करते हैं तो 0 कर देते हैं, तो कंफ्यूजन है। इसलिए इसकी बायोलिटी स्ट्रॉ में बहुत कम है, इसलिए अच्छे स्तर पे जब करते हैं तो स्ट्रॉ को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन यदि कंसंट्रेट से है तो उसकी बायोलिटी अच्छी खासी मानी जाती है। और जब मिनरल मिक्सचर फॉर्मुलेशन करते हैं उसमें तो आगे दिखाएंगे हम कि ऑक्साइड, सल्फेट और चिलेट सबों का अलग अलग बायोलिटी होती है, मतलब किस सोर्स से ले रहे हैं, कितना अवेलेबल होगा, ये डिपेंड करता है आपका सोर्स क्या है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन, यदि स्ट्रेस कंडीशन, समर का कंडीशन रहेगा, उसके लिए अलग से मिनरल की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है कि ह्यूमन में भी देखा जाता है, स्वेटिंग होती है तो सोडियम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार एनिमल में भी किस कंडीशन में भी दिया जाता है। और हेल्थ स्टेटस पे भी, खास करके जैसा पैरासाइटिक इन्फेक्शन की बात होती है, दोनों चीज देखा जाता है कि सर कि बिहार में आयरन की काफी मतलब अधिकता है पानी में, जिसके कारण आयरन मिल जाती है, लेकिन एनीमिया का केस आयरन की डिफिशियंसी से दिखती नहीं। उसका कारण यह भी हो सकता है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है, इन्फेस्टेशन होती है, जो कि आयरन ब्लड को मतलब आयरन की कमी कर रहा है, होने के बाद भी उसको फीड सप्लीमेंट के रूप में मिलने के बाद भी। उसके बाद है लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा एक्टिविटी होगी तो ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद एक तो ये हो गया सर, उसके बाद है इंटरएक्टिंग ऑफ मिनरल्स, इंटरएक्शन एमंग मिनरल्स। ये जो ग्राफ दिख रहा फोटो सर स्क्वायर में, आज तक किन्हीं को समझ में नहीं आया है, और इसको देख के ही डर लग जाती है कि आखिर में है क्या मिनरल। कोई किसी को नहीं छोड़ा है इनहिबिट करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, सब एक दूसरे को रोक देता है। कहां पर, जब एब्जॉर्प्शन के पास आयनिक देते हैं तो कोई किसी को नहीं छोड़ा है, सब ये कर देता है। इसके कारण ही कंसेप्ट चिलेटेड मिनरल और इसका आने लगा नैनो मिनरल का, कि एब्जॉर्प्शन पे ही इनहिबिट कर देता है। तो जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस,
यदि कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। एक तो है कि इंटेस्टाइन में कैल्शियम फॉस्फेट भी बना देता है, और दूसरी बात है दोनों के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन डी को यदि कैल्शियम अपने में यूज कर लिया तो बेचारे फास्फोरस के लिए बचती नहीं है, तो उसके लिए भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है इससे। उसके बाद मोलिब्डेनम और सल्फर तो दोनों मिलकर कॉपर को ऐसा परेशान करते हैं कि एक मोलेक्युल बना देते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब नहीं होने देते। इस स्लाइड में ऊपर से नीचे देखेंगे सर तो सभी कॉपर को इनहिबिट कर रहे हैं। मोलिब्डेनम सल्फर भी कॉपर थायो मोलिब्डेट बना देता है, आयरन भी कॉपर को इनहिबिट करते हैं जो कि मेटालेथियोनिन बना देते हैं जो कि उसको एब्जॉर्ब होने में रोक देते हैं। उसके बाद आयरन मैग्नीज को ही करते हैं, लेकिन कॉपर की जब आवश्यकता होती है कि आयरन को हेल्प करने के लिए, तो आयरन इसके बिना एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकते हैं। जबकि आयरन कॉपर को इनहिबिट करते हैं, लेकिन कॉपर के बिना आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। चूंकि आयरन की एब्जॉर्ब होती है तभी जब Fe3 फॉर्म में फेरिक फॉर्म में आते हैं, और फेरिक फॉर्म में आने के लिए आपको इसकी जरूरत, कॉपर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि सेरुलोप्लाज्मिन बनेगा, उसमें कॉपर की आवश्यकता पड़ती है, बिना कॉपर का आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जिंक और कैडमियम ये भी कॉपर के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को। इसके साथ साथ एक बहुत ही मतलब बहुत ही पॉपुलर डिजीज कह सकते हैं, ग्रास टिटेनी जिसको बोलते हैं। मतलब ग्रास ज्यादा लश पास्चर ग्रीन ज्यादा खा लिया तो उसको टिटेनी हो गया। तो उसका यही कारण रहता है, पोटेशियम अधिक होती है उसमें, जो कि मैग्नीशियम को की कमी कर देते हैं, एब्जॉर्ब मैग्नीशियम को नहीं होने देती। ऐसे तो साथ साथ है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है, लेकिन मेनली मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिसके कारण ग्रास टिटेनी होती है। और मैग्नीशियम भी कैल्शियम को इनहिबिट कर देता है। तो एक रेशियो में ही, प्रोपोर्शन में ही सभी कुछ मिनरल, इसीलिए तो मिनरल मिक्सचर का फॉर्मुलेशन दिया गया कि इस प्रोपोर्शन में रखने पर ये सब इंटरेक्शन होने की संभावना कम बनती है। उसके बाद सल्फर भी सेलेनियम को इनहिबिट करता है। इसमें क्या है कि सल्फाइड रिएक्ट विद सेलेनियम और फॉर्म्स इनसॉल्युबल सेलेनियम एंड मेटल। तो इस सल्फर भी सेलेनियम को एब्जॉर्ब होने से रोक देती है। तो और अपने यहाँ क्या सल्फर कंटेनिंग, थोड़ा सा जो हम लोग मस्टर्ड के खिलाते हैं या मोलासेज खिलाते हैं, इसमें सल्फर अधिक होती है। तो सल्फर अधिक होने के कारण ये सेलेनियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ये कुछ हद तक ठीक भी है कि कम से कम सेलेनियम की टॉक्सिसिटी को बचाती है, जो सेलेनियम रिच एरिया है। और खासकर सल्फर वहां भी दिखता है, जो अमोनियम सल्फेट अपने फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, लास्ट स्टेज में यूज कर दिए क्रॉप पे, ग्रीन पाउडर पे या किसी क्रॉप पे, उसको जब खिलाते हैं उसमें भी सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है। और जब हम मिनरल मिक्सचर फॉर्मुलेशन करते हैं उसमें भी ये गलती कर दी, चूंकि जितना भी सोर्स होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में लगभग सल्फेट यूज करते हैं, एक मैग्नीशियम का ही ऑक्साइड यूज करते हैं। तो सल्फेट फॉर्म में जब यूज करते हैं उससे भी सल्फर मिलती है, लेकिन उसके अलावा भी सोडियम सल्फेट हम लोग डालते हैं सल्फर के रूप में। तो पूरे कैलकुलेशन में देखें सल्फर की अधिकता होने की संभावना बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मिनरल एक दूसरे की इनहिबिट भी करते हैं, कुछ इसके इनके एक दूसरे से अच्छे रिलेशन भी है, जिसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ मिनरल भी कहते हैं, कि एक दूसरे को भलाई भी करते हैं, कि हम दोनों मतलब साथ में करके अच्छा करें, सिनर्जी इफेक्ट लाएं। विटामिन डी है जो कि कैल्शियम एवं फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सभी लोग जानते हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, जो कि इसको एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम के। इसके बाद जिंक एंड विटामिन ए का रिलेशन है, जो कि मोलेशन विटामिन ए जो लीवर में स्टोर रहती है, फैटी, जो कि फैट सोलुबल विटामिन है तो स्टोर रहती है, इसको मोबिलाइज करने में जिंक हेल्प करता है। फिर सेलेनियम विटामिन ई, तो दोनों एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है, एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, मतलब स्पेयरिंग इफेक्ट कर सकते हैं। कोबाल्ट विटामिन B12 जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन B12 का नाम ही साइनोकोबालामिन है, जिसमें कोबाल्ट कंटेंट होती है, बिना कोबाल्ट का विटामिन 12 बन ही नहीं सकती है। तीसरा विटामिन B6 आयरन, तो आयरन इनकॉर्पोरेशन आयरन इन हीमोग्लोबिन में यदि आयरन को जानना है तो उसके लिए विटामिन B6 की आवश्यकता पड़ती है, और आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन C की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद सल्फर का, जैसा पहले देख चुके हैं कि विटामिन से अच्छा रोल है, थायमिन और बायोटिन कंटेंट होती है, यानी सल्फर के बिना ये दोनों विटामिन भी नहीं हो सकते। तो कुछ मिनरल का जो है ग्लूकोज से भी अच्छे रिलेशन है, मतलब ग्लूकोज के बहुत फायदे करते हैं, जिनको कि एंटी डायबिटिक मिनरल्स भी बोलते हैं, से क्रोमियम, मैग्नीशियम और जिंक। एंटी डायबिटिक तो टर्म जनरली स्पेशली ह्यूमन के लिए हो जाती है, लेकिन एनिमल के केस में भी देखा जाता है, खासकर डॉग में तो देखा ही जाता है, कैटल में भी कुछ केसेस देखे जाते हैं कि डायबिटिक रूप में।
तो यदि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो कम से कम क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिंक तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ है वैनेडियम और मैग्नीज को भी लिया गया है कि ये भी ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन में काफी हेल्पफुल रहता है। इसको एंटी डायबिटिक ही बोलते हैं। इसका हम लोग दूसरे कंडीशन में यूज करेंगे, समर के कंडीशन में। उसके साथ साथ ग्लूकोज का भी मिनरल के प्रति काफी हेल्प मिलती है। मिनरल तो ग्लूकोज को हेल्प कर ही रहा है, लेकिन ग्लूकोज भी मिनरल को काफी हेल्प करते हैं, यानी ग्लूकोज का भी मिनरल के साथ इंटरेक्शन है। पॉजिटिव इफेक्ट तो हम लोग सभी लोग देते हैं। ORS घोल जितने भी बनती है उसमें इसके सोडियम क्लोराइड के साथ ग्लूकोज ही मिलाया जाता है ताकि उसके एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर दे। लेकिन इसके साथ साथ निगेटिव इफेक्ट है। निगेटिव बताने का मतलब ये है कि मोलासेज इसलिए हम लोग डालते हैं कि हाईली डाइजेस्टिबल है, ग्लूकोज फटाफट बनती है, लेकिन उसके कारण कैल्शियम की कमी भी हो सकती है और लास्ट स्टेज में इसलिए मिल्क फीवर का भी रिस्क हो सकती है, यानी मोलासेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खिलाते हैं तो इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस यही है कि यदि ज्यादा खिला रहे हैं मोलासेज तो आपको कैल्शियम भी देना पड़ेगा। और स्ट्रेस कंडीशन में क्रोमियम दे सकते हैं, क्रोमियम, जिंक और मैग्नीज का ये मिक्स करके दे तो बहुत अच्छी रहेगी, खास करके समर के सीजन में, ताकि ग्लूकोज उसको मिलता रहे। इस आधार पर जो इनहिबिशन, ये सब इंटरेक्शन देखें, तभी तक मिनरल के 3 टाइप हो चुके हैं। एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक और नैनो मिनरल्स। इनऑर्गेनिक फॉर्म जो देख चुके हैं हम लोग के ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट फॉर्म में सब होते हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स उसको मिलाकर बनाते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म मेनली चिलेटेड के फॉर्म में ही होती है, जो अमाइनो से चिलेट करे, प्रोटीन से चिलेट कर दे, या ईस्ट से भी, जैसे सेलेनियम को भी ईस्ट से चिलेट करके बनाते हैं। और तीसरा नैनो मिनरल्स। तो इनऑर्गेनिक मिनरल जो होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन का ही मेन समस्या है, जो कि आयनिक फॉर्म में होते हैं तो ज्यादा पैसिव फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। डायरेक्ट आयन के फॉर्म में बहुत कम प्रोपोर्शन में होते हैं, और पैसिव फॉर्म में एब्जॉर्प्शन के लिए उनको कोई न कोई लिगेंड्स चाहिए, चिलेट करने के लिए उसको चाहिए, उसको पकड़ के ही वो एब्जॉर्ब होंगे। वो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, उस बीच में कभी इंटरेक्शन हो गया दूसरे से तो फीसेस के द्वारा वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसलिए बायोबिलिटी बहुत कम रहती है। और इसलिए यदि साइंटिस्टों द्वारा ऑर्गेनिक चिलेट का किया गया, डिस्कवरी किया गया, ताकि पहले उसको लिगेंड दे दे, उसके साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाए। नैनो मिनरल का जो हिस्ट्री हम देख रहे थे, एनसीईआरटी का बुक 11th की बुक में 3rd पेज पे देखेंगे सर, उसमें दिया हुआ कि नैनो मिनरल भस्म के रूप में पहले जो ट्रीटमेंट में यूज किया जाता था वो कुछ नहीं, नैनो मिनरल के फॉर्म में ही था। तो ये बहुत पुरानी चीजें चल रही है जो अभी हम लोग साइंस में ला रहे हैं इसको, कि नैनो मिनरल के फॉर्म में कर सके, जो कमर्शियल तो अभी नहीं हो चुकी है। तो चिलेटेड मिनरल का फोटो है स्टूडेंट के लिए खासकर, यानी मिनरल बीच में आ गया है, साइड में अमाइनो एसिड रिंग है। अब ऐसा क्यों किया गया है? चूंकि ऐसा देखा गया जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं सबसे फास्ट ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद अमाइनो एसिड्स की होती है। तो अमाइनो एसिड चिलेट कर दिए तो एब्जॉर्ब होगा अमाइनो एसिड्स की तरह, और जाके इंटेरोसाइट में वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद मिनरल अपना काम करेगा, अमाइनो एसिड अपना काम करेगा। तो जहां पर इंटरेक्शन की समस्या थी वो इंटरेक्शन से निकल गए बाहर, तो ज्यादा इसकी बायोबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन वही जब आयन फॉर्म में रहेगा, ऊपर जैसा फोटो दिख रहा, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा तो एक्सक्रीशन भी हो सकती है, इसका इनहिबिशन हो सकता है, बायोबिलिटी कम हो सकती है। इसलिए देखा गया कि बायोबिलिटी नैनो मिनरल की सबसे अधिक होती है, उसके बाद अमाइनो एसिड से चिलेट किया हुआ उसकी होती है, उसके बाद सल्फेट, आयनिक में सल्फेट फॉर्म की होती है, उससे कम होती है जो ऑक्साइड, सबसे कम ऑक्साइड फॉर्म की होती है। अब कुछ मिनरल है जो हीट स्ट्रेस में काफी इसका रोल देखा गया है। तो पहले से जो हम लोग देख रहे थे उसी से टर्म आया कि एक क्रोमियम है, क्रोमियम को चिलेटेड फॉर्म में यूज करते हैं। तो जैसा देख चुके कि ये ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर के रूप में काम करता है, इंसुलिन से बायोबिलिटी बढ़ा देता है, मतलब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, इसलिए क्रोमियम यूज कर सकते हैं 6 से 10 मिलीग्राम पर डे। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, जो कि गर्मी के दिनों में स्वेटिंग हो रही है, पोटेशियम की एबिलिटी तो करता ही करता है, उसके साथ साथ ये बफर का भी काम करता है। तीसरा सोडा बाई कार्ब है, तो एनिमल के लिए पहले से पॉपुलर है कि सोडियम अवेलेबल कराता है, इसके साथ साथ बफर का भी काम करता है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, और उसके साथ यदि सेलेनियम यदि प्रोवाइड करना, सेलेनियम ईस्ट के रूप में कर सकते हैं। और डीकैड मेंटेन करना, डीकैड आगे हम लोग डाइटरी कैटायन एनायन बैलेंस के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो डीकैड भी मेंटेन करें कि पॉजिटिव में मेंटेन रहे, जिसके कारण उसकी फीड इंटेक बढ़ जाती है, रूमेन एनवायरनमेंट अच्छी रहती है। इतना करके एक फॉर्मुलेशन तो हम लोग कर सकते हैं कि क्रोमियम एटलीस्ट ऐसा हो गया आज के समय के लिए कि 75 से यदि THI ज्यादा है 5 आवर्स के लिए भी 24 घंटे में, तब आपको क्रोमियम तो सप्लीमेंट करनी पड़ेगी। और एक फॉर्मुलेशन ऐसा बना सकते हैं कि क्रोमियम जिसमें 6 ग्राम मिला रहे, उसके बाद सोडा
सोडा बाइकार्ब जो खाने वाला सोडा होता है वो यदि 70 ग्राम, उसके साथ हम नमक 50 ग्राम और साथ में पोटेशियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों 50-50 ग्राम मिला दें, साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड और नियासिन, नियासिन 6 से 12 ग्राम का डोज रहता है, यदि 6 ग्राम भी मिला देते हैं, एक प्रोपोर्शन दें, तो हीट स्ट्रेस में काफी, कुछ फार्मर का भी रिपोर्ट है कि काफी अच्छा इफेक्ट इसका है। तो ये करके हीट स्ट्रेस के लिए हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद कुछ मिनरल एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं, वो तो पहले हम इंजाइम में देख चुके हैं कि ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज है, ये सब जो है इंजाइम में काम करते हैं, इसलिए ये सब मिनरल एंटीऑक्सीडेंट के लिए जरूरी है। फिर मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए जनरली जो वेल नोन है वो फास्फोरस है, इसको तो फर्टिलिटी मिनरल ही बोलते हैं। आज के डेट में फील्ड कंडीशन में भी कहीं भी यदि एनिस्टस का केस हो तो फास्फोरस दिया ही दिया जाता है, इसको फर्टिलिटी मिनरल भी बोलते हैं। उसके बाद सेलेनियम है जो एब्जॉर्प्शन और रिटेन प्लासेंटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कॉपर और जिंक जो है यूट्रस रिपेयर कंसेप्शन में, ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ सपोर्टिंग मिनरल भी, ऐसा नहीं कि यही केवल 4 मिनरल दे दें तो रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ कैल्शियम, आयोडीन, कोबाल्ट, ये सब का भी रोल है, जो स्पेशल फंक्शन है, जो हिडन रूप में कहीं न कहीं काम करते हैं। अब इसे कैसे देखने की कोशिश करें मिनरल डिफिशियंसी, तो कंजम्पशन रेट जो है फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीज, ये 4 मिनरल इसको इफेक्ट करते हैं। उसे कार्बिंग रेट से यदि बढ़ाना है, यदि कमी से बढ़ाना है, तो आपको फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, ये सब पे ध्यान देनी पड़ेगी। इस तरह से सभी मिनरल हैं जिसका रोल है कहीं न कहीं, यानी कि कोई भी मिनरल ऐसा छूता नहीं है जिसका कोई रोल नहीं है। इसलिए हम लोग को मिनरल मिक्सचर फीडिंग के लिए होनी चाहिए कि सभी मिनरल को मिलाना पड़ेगा। ऑल ओवर हेल्थ देखेंगे तो सभी मिनरल से रिलेटेड है, इम्यूनिटी हो, रिप्रोडक्शन हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मिनरल का रोल होता ही होता है। अब जब सोर्स की बात हम लोग करेंगे, सप्लीमेंट मिनरल मिक्सचर बनाने सोर्स की बात करेंगे, तो उसके पहले देखते हैं कि फीड सप्लीमेंट में एवरेज हमने कंपाइल करने की कोशिश किया है कि इसमें लेग्यूम सीड है तो उसमें कैल्शियम 0.1 कहने मतलब कैल्शियम रिच फीड और फास्फोरस रिच फीड। फास्फोरस रिच फीड के पास जाते हैं तो लगभग जो सीरियल ग्रेन्स के होते हैं उसमें फास्फोरस अधिक होते हैं, उसके साथ साथ सीरियल के बाई प्रोडक्ट होंगे उसमें भी अधिक होते हैं और चूने में अधिक होते हैं। बाकी लेग्यूमिनस होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा फास्फोरस से अधिक होती है। तो इस तरह से फीडिंग जब फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा किससे कितना मिल रहा है, उसके अलावा हम सप्लीमेंट के रूप में उसको प्रोवाइड करें तो बेहतरीन रहेगी। उसका कैल्शियम और फास्फोरस सप्लीमेंट के रूप में बात करेंगे, वो तो फीड हो गया, सप्लीमेंट के रूप में बात करेंगे तो आज के डेट में सबसे पॉपुलर है जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, जो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का सोर्स है। इसके साथ जो मोस्टली मिनरल मिक्सचर में लगभग अप्रोक्स 60% कह सकते हैं कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट ही मिलाई जाती है, जिससे कैल्शियम फास्फोरस पूरा हो जाती है। उसके बाद जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो उसके लिए लाइमस्टोन या कैल्साइट मेनली यूज किया जाता है क्योंकि बेहतरीन सोर्स होती है। उसके बाद लाइमस्टोन यूज किया जाता है। इस तरह सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट भी है लेकिन ये सब ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है फॉस्फोरस की एबिलिटी के अनुसार। तो इस हिसाब से ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल। और लेकिन कैल्शियम सोर्स भी विभिन्न टाइप के होते हैं। कैल्शियम सोर्स का देख रहे हैं हम लोग कि मार्बल चिप्स भी कैल्शियम का सोर्स है, सेल ग्रिट भी है, कैल्साइट भी, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट भी है। डोलोमाइट में सबसे कम कैल्शियम होती है लेकिन इसमें मैग्नीशियम अधिक होती है, लेकिन इसकी बायोबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए डोलोमाइट का जनरली और मैग्नीशियम जनरली अवेलेबल फीड से हो ही जाती है, इसलिए डोलोमाइट बहुत कम पॉपुलर है और थोड़ी सी इससे महंगी होती है, ये लोकल साइट है सबसे। मार्बल चिप सेल ग्रिड का मेन इंपॉर्टेंस है पोल्ट्री में, चूंकि पोल्ट्री का आगे एक स्लाइड हम देखें कि पोल्ट्री के केस में स्लो रिलीज कैल्शियम चाहिए एग लेइंग के लिए, सॉरी एग लेइंग लेयर पोल्ट्री में स्लो रिलीज चाहिए। स्लो रिलीज के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन, मार्बल चिप्स और सेल ग्रिट है। बाकी सब जो है कैल्साइट है, लाइमस्टोन है, ये सब फास्ट एब्जॉर्ब होता है, इसलिए जो एग लेइंग के लिए अंडे जो बनते हैं लास्ट स्टेज में बनते हैं तो उसके लिए स्लो रिलीज चाहिए। तो इस तरह से इतने सोर्स हैं लेकिन सबों का अलग अलग ये करके हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर किसका यूज करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा न्यूट्रिशन के हिसाब से, एक्सेस कैल्शियम किल्स ब्रॉयलर्स, एक्सेस मैग्नीशियम किल्स कैटल एंड एक्सेस कॉपर किल्स शिप। कॉपर के लिए शिप बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो जो कैल्शियम सोर्स की बात कर रहे थे तो उसमें स्लाइड में देने का पर्पस यही था, टाइम लाइन ऑफ हैंड इट्स कैल्शियम। होता क्या है कि 3 से 4 आवर में लगभग जो कैल्शियम खिलाते हैं वो अंडा मतलब ब्लड से अंडा का सेल बनने के लिए वो चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है।
लेकिन होता क्या है, अंडा बनने में जो कैल्शियम जो सेल बनते हैं सबसे लास्ट में बनते हैं, तो लगभग बोला जाए कि 8 बजे रात के बाद ही जनरली उसका मैन्युफैक्चर शुरू होता है, जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम अवेलेबल नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना है कि उसको सेल ग्रिड के फॉर्म में यदि देते हैं लेट स्टेज में, तो उसके 4 से 6 घंटा तो लगभग गिजार्ड में ही रह जाते हैं, तो धीरे धीरे रिलीज होते हैं, तो उसको मिलने की संभावना अच्छी रहती है। इसलिए हमें लगता है कि देसी जो मुर्गी होती है उसमें सेल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हमेशा होती है, उससे वीक कभी नहीं दिखता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि मैग्नीशियम, ऐसा कुछ क्वेश्चन पहले भी आया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट क्यों नहीं यूज करते। जो मैग्नीशियम सल्फेट 40 रुपए किलो मिल जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लगभग 150 रुपए किलो मिलती है। और पहले भी देख चुके हैं मैग्नीशियम सल्फेट की बायोलिटी भी अच्छी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बायोलिटी कम होती है। तो कुछ कारण है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमको ज्यादा मैग्नीशियम मिल जाती है, 60% के लगभग। दूसरी बात सबसे बड़ा है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में कम है। तीसरा, अल्कलाइन नेचर भी होता है, यानी बफर का भी काम अच्छा करता है। इसलिए मैग्नीशियम यही एक मिनरल में इंग्रेडिएंट है जिसको ऑक्साइड फॉर्म में यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग सल्फेट फॉर्म में ही इसको रखते हैं। उसके बाद डीसीपी भी 2 तरह के होते हैं, रॉक बेस्ड और बोन बेस्ड होते हैं। तो रॉक बेस्ड बोन बेस्ड में जनरली ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन बेहतर तो बोन बेस्ड ही होती है। लेकिन बात है कि बोन बेस्ड थोड़ा सा रिलीजियस भी हो जाता है कि नॉन वेज हो जाती है, उसको कैटल को फीडिंग करना भी, ये वाली बात है। लेकिन रॉक बेस्ड में जनरली फ्लोरीन ये सब की भी ज्यादा होने की संभावना बनती है टॉक्सिक फैक्टर का, लेकिन फिर भी हम लोग रॉक बेस्ड यूज करते हैं चूंकि रिलीजियस पर्पज से भी एनिमल को नहीं खिलाना। अब तीसरा आता है, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, वाटर भी मिनरल का सोर्स है। तो एवरेज देखा गया कि इस तरह के रहते हैं कि कैल्शियम भी 20 to 100 ppm रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट, आयरन, फ्लोराइड और टीडीएस भी। तो ये सब का लिमिट है कि टीडीएस भी होनी चाहिए तो 500 से 1500 ppm तक रहनी चाहिए, इससे ज्यादा रहता है लगभग देखा गया 3000 ppm तक हो जाती है, तो फिर वो ड्रिंकिंग मतलब वाटर इनटेक कम हो जाती है। एनिमल के वाटर इनटेक कम होगी तो स्वाभाविक है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो लिमिट रहती है, इससे ज्यादा होती है तो समस्या, जैसा कि हम लोग देख भी सकते हैं। आप कटिहार बेल्ट में चले जाएंगे तो बाल्टी तो आज यदि बाल्टी में पानी डालते हैं तो कल से रेड होना शुरू हो जाती है बाल्टी कलर, और व्हाइट कपड़ा तो पहन नहीं सकते। मतलब कि पानी को 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए आप बकेट में, यदि रेडनेस आ जाती है तो समझिए आयरन की अधिकता है। यदि उसमें व्हाइट जैसा कुछ डिपॉजिट होती है तो समझिए कैल्शियम मैग्नीशियम उसमें अधिक है। तो ये सब चीजें हैं कि जिससे पकड़ सकते हैं, और इसमें हम लोग देखना पड़ेगा। और कुछ रिपोर्ट ऐसा देखा गया है कि बिहार के लगभग जिले का ये देखा गया कि कितने जिले में, तो देखा कि टोटल हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस और टीडीएस 2 चीजें होती है। तो हार्डनेस जो जनरली होती है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम को ही जनरली हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो हार्डनेस और कैल्शियम मैग्नीशियम ये देखा गया कि लगभग डिस्ट्रिक्ट में अधिक है, जो रिपोर्ट बता रही है सर उसके अनुसार। तो इसके बाद देखते हैं कि एक वर्क ऐसा किया गया है, इसमें सभी का देखा गया कि बीआईएस का ये था, और ये देखा गया कि सभी डिस्ट्रिक्ट का हमने कोशिश की जोन वाइज की किसको कैसे सेपरेट करें, किस में कहाँ मिनरल की अधिकता है, क्या टॉक्सिसिटी है। तो फाइनली तो जोन वाइज हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। हमें जो लग रहा है सर कि ये मान ले कि जोन, इस जोन में फ्लोरीन ज्यादा ही होगा सभी जगह, दूसरे में नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं, चूंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट का हम नाम देखें सभी मिक्स ऐसे भी दिख रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि जहां पर बिहार में जो लगे हुए हैं मिनरल रिमेडियल यूनिट इंस्टॉल इन बिहार, बिहार में जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है उसमें देखा जा रहा है आयरन है जो ऊपर वाले में लगाया गया, कटिहार अररिया सबसे राइट साइड में अपने नॉर्थ राइट कर सकते हैं, उधर लगाया गया। तो इस तरह से लगाया गया है, वो भी मिक्स टाइप पर है। और जो आर्सेनिक का दिख रहा बीच में गंगा प्लेन में ही दिख रही है आर्सेनिक का भी, तो इस तरह से हमको मिक्स टाइप पर दिखता है सभी जगह। यानी कि जो कुछ दिन पहले ग्रुप पे डिस्कस भी हो रही थी जोन वाइज बनाया जाए, तो जोन वाइज तो संभव नहीं, लेकिन हमको लगता है इंडिविजुअल फार्म जो बड़े फार्मर हैं वो इंडिविजुअल मिनरल मिक्सचर बनाए तो ज्यादा बेहतर है। उनकी वाटर की देख लिया जाए क्या मिनरल उनमें है, फीड में क्या है, और 100 kg 50 kg मिनरल बनवाया जा सकता है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ने में ज्यादा बेहतर रहेगी। ऐसे हम चैट जीपीटी कुछ आर्टिकल के सहायता लेके डिवाइड करने की कोशिश किए, तो देखा गया कि नॉर्थ बिहार को बोला जाता है आयरन आर्सेनिक प्रॉब्लम है, साउथ बिहार में फ्लोरीन और हार्डनेस प्रॉब्लम है, गंगा बेल्ट में मिक्स्ड हैवी मेटल से। जबकि गंगा बेल्ट में ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन उधर गंगा बेल्ट में जो अभी दिखा रहे थे कि आर्सेनिक का ज्यादा दिखाया जा रहा है बीच में ही। तो मिक्स टाइप पर रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें कुछ कंक्लूजन पर चलना मुश्किल है। लेकिन देखे हैं कि आयरन की 0.03 ppm होनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि 0.5 से 3 ppm तक आयरन पाए जाते हैं। आर्सेनिक का भी स्थिति 0.01 ppm मैक्सिमम रिकमेंडेड है गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ 0.05 से 11.6 ppm तक भी
रिपोर्ट कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से काफी हैवी भी दिख रहा है। तो प्रैक्टिकल रिपोर्ट से इतना तो कहा जा सकता है सर कि हार्ड वाटर बहुत ज्यादा बेकार नहीं होता, बल्कि कैल्शियम मैग्नीशियम का सोर्स भी हो सकता है यदि बैलेंस्ड फॉर्म में मिले तो। ऐसा नहीं कि हम फीड भी कर रहे हैं, वाटर से मिलके एक्सेस हो जा रही है। उसके बाद उस टीडीएस हमेशा चेक करने की आवश्यकता है। टीडीएस की यदि अधिक हो जाती है तो वाटर इनटेक कम हो जाएगी, वाटर इनटेक कम हो जाएगी तो मिल्क प्रोडक्शन तो कम हो ही जाएगा। अब कुछ मिनरल मिक्सचर में देख रहे हैं कि अब देख लिए फीड से क्या है, वाटर से भी कुछ अवेलेबल हो जाते हैं। अब एडवांस मिनरल मिक्सचर जो हमें समझ में आई अभी तक, चिलेटेड मिनरल एक मिला है। उसके बाद नैनो मिनरल जो मार्केट में अभी तक नहीं आई है, अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही चल रही है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन मिनरल फीडिंग बाय स्टेज ऑफ लैक्टेशन, यानी स्टेज ऑफ लैक्टेशन कह सकते हैं। फार्म के हिसाब से मिनरल मिक्सचर बनाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो अपने फॉर्मुलेट करेंगे कि उसके अनुसार कितना मेरे मिनरल की आवश्यकता है, उस अनुसार करें तो अच्छा है। तीसरा ट्रांजिशन मिनरल का, जो कि आईसीआर भी रिकमेंड कर चुकी है कि ट्रांजिशन मिनरल में मेनली डिकेड पे ध्यान देते हैं। डिकेड कुछ नहीं, डायट्री केटायन एनायन बैलेंस है, जिसमें कि देखा जाता है कि पॉजिटिव यदि रहती है तो वो बेनिफिशियल होता है नॉर्मल डे के लिए। ट्रांजिशन फेज में निगेटिव चाहिए, ताकि एस्टिक मीडियम चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रीपार्टम पीरियड 21 दिन से लगभग निगेटिव डिकेड डाइट देना चाहिए, -100 to 150 होना चाहिए। ये क्या करता है, माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस ब्लड में करता है, जो कि कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मेनली कैल्शियम के लिए इतना सोचा जाता है कि मिल्क फीवर नहीं हो सके, तो कैल्शियम के लिए। बाकी सभी दिन के लिए डिकेड पॉजिटिव ही बेनिफिशियल होता है। इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है कि मेनली पॉजिटिव आयन के रूप में है तो सभी कुछ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है, लेकिन मेनली कंसीडर किया जाता है पोटेशियम और सोडियम को ही। और निगेटिव में सल्फर और क्लोरीन को किया जाता है। कुछ नहीं करना, जितना परसेंट है उसका फैक्टर भी मोलिकुलर वेट का ही है, फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल रूप में दिया गया है कि 0.1% सोडियम, पोटेशियम 0.52%, ये सब डिवाइड करते हैं तो दोनों का जब मैच करते हैं तो 0 आ जाती है, मतलब 0 डिकेड वाला ये फीड है। और इस साइड में, राइट साइड में दिया गया है एक कंपोजिशन जो है वो है आईसीआर का फीडिंग स्टैंडर्ड में, ट्रांजिशन मिनरल कंपोजिशन आईसीआर 2013 में दिया गया है कि इस तरह से आप ट्रांजिशन फीड बना सकते हैं इस कंपोजिशन से। तो ट्रांजिशन फेज के लिए खासकर होती है, जबकि कैल्शियम की अधिक रिक्वायरमेंट मतलब 20 डेज पहले से और 1 महीने तक जरूर इसको दे सकते हैं मिनरल मिक्सचर के रूप में। नैनो मिनरल जो लैब में है, नैनो मिनरल का तो हमारे डिपार्टमेंट में कुछ वर्क चली है सर, एक बच्चे वर्क किए हैं अभी। तो नैनो मिनरल है जिसमें साइज छोटा गया है, इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि 10 से 100 नैनोमीटर, जैसा हम बताए कि पहले भी जो भस्म के रूप में यूज की जाती थी शायद नैनो मिनरल ही थी, जो कि काफी फायदेमंद रहती थी। इसका यही फायदा होता है कहीं माउथ से ही एब्जॉर्प्शन इसकी शुरू हो जाती है, लेकिन हमें नहीं लगता इसका डोज अभी तक कुछ किया गया कन्फर्म, ज्यादा टॉक्सिसिटी की डर रहती है इसलिए भी नहीं किया गया। लेकिन मार्केट बहुत कॉस्टली भी होती है जो इंग्रेडिएंट इसके नैनो मिनरल के। जब तक लोकली इंस्टीट्यूट में नहीं बनना शुरू हो जाए कमर्शियलाइज, तब तक इसको मतलब लाना, मिनरल मिक्सचर में लाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ कन्वेंशनल टेक्निक है जो छोटे किसान है जो इस तरह से मिनरल मिक्सचर को इंटेक करा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर। जैसे रॉक साल्ट है, रॉक साल्ट में साल्ट होते हैं, इसके साथ साथ कुछ मिनरल होते हैं। जो छोटे किसान, इसे फोटोग्राफ में देख रहे कि जो ब्लॉक होते हैं इसके रॉक साल्ट के, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, ऐसे तो पाउडर में पाउच में ही मिलती है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ दुकान पे 2 kg 3 kg का रखते हैं। इंडिविजुअल सभी बाजार में 1-2 दुकान होते हैं जहां रखते हैं, उसको भी फार्म में रखा जा सकता है। तो कुछ हद तक ये भी काफी अच्छी होती है। सॉल्ट लिक बनाई जा सकती है, सॉल्ट लिक बनाकर भी एनिमल को उससे मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट दिया जा सकता है। इसके साथ यूएमबी ब्लॉक है, इसे भी दिया जा सकता है। और छोटे किसान हैं जो कि पैडी स्टोर ज्यादा खिला रहे हैं तो लाइम स्टोन वाटर भी दे सकते हैं, लाइम वाटर भी दे, चूना पानी भी फीडिंग कर सकते हैं। इससे भी कैल्शियम का सोर्स कुछ लोकल स्तर पे मिल सकती है। अब मिनरल को एनालिसिस के लिए जनरली AA यूज करते थे, आज के डेट में ICDP OES हो गया है, जिससे कि कर सकते हैं। यदि सभी मिनरल का एनालिसिस करना तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, इसमें हो जाती है। अब होती एरिया स्पेसिफिक मिनरल पर जो वर्क की बात होती है, तो NDDB में काफी वर्क है, AISRP प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी बात थी, काफी वर्क हुई है। तो मिनरल का जो रिकमेंडेशन दिया गया, यहाँ भी देखा जा रहा है कि बिहार के केस में लगभग फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और सल्फर की डिफिशियंसी यहाँ पर दिखाई गई है। ये सभी पूरे ऑल इंडिया का है। यदि बिहार का देखें तो उनका जो कंपाइल वर्क है उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्होंने 3 जोन में साउथ को दोनों को बांट एक साथ कर दिया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ।
है ना। तो देख रहे हैं कि कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर और जिंक के साथ साथ मैग्नीशियम की डिफिशियंसी बताए हैं। और लगभग ओवरऑल देख रहे हैं कि लगभग 11 to 49% लगभग डिफिशियंट है कैल्शियम की। इस तरह से सभी की डिफिशियंसी बताया गया है। लेकिन इन्होंने जो वर्क किया है मात्र 3 जोन में देख रहे हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट में ले लिया है। 1 सेंट्रल लोकेटेड विलेज फ्रॉम ईच ब्लॉक। जितने ब्लॉक दिया गया है उसमें से एक एक गांव को सिलेक्ट करके बस सैंपलिंग करके किया गया वर्क। तो हमें नहीं लगता है कि पूरी तरह कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। कि चूंकि मिनरल का जो कंसेप्ट चलता है कि यदि बाढ़ आ रही है तो जो सोलुबल रहेगा वो बह के चला जाएगा, कुछ जो इनसोलुबल है वहां ज्यादा मात्रा में हो जाएगी। तो बिहार का जो यदि गूगल करने पर हम जो देखते हैं सर कि एटलीस्ट 75% एरिया जो फ्लडेड है, फ्लडेड एरिया है। मतलब आज आना कम हो गया है, लेकिन आज से 10 साल पहले 75% एरिया। अब ड्राई जोन हम बांका जमुई मानते हैं, वहां भी बाढ़ आती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नॉर्थ बिहार में ही केवल बाढ़ आती, इधर नहीं आती है। उस हिसाब से जो वर्क किया गया वो पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, हमें जो लगता है सर। लेकिन वो जो दिए हैं उसके अनुसार उन्होंने फॉर्मुलेशंस भी दिया कि यदि नॉर्थ वेस्ट के लिए बनाना है तो उसमें कैल्शियम 15% होनी चाहिए, फास्फोरस होनी चाहिए 8%। इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मुलेशन दिया कि इतना होनी चाहिए। उस आधार पर हमने जो फॉर्मुलेशन किया लास्ट में दिख रहा है सर कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ के लिए जो है DCP 455 kg और नॉर्थ ईस्ट में 400 kg और साउथ के लिए 455 kg। इस तरह से मिला के एक फॉर्मुलेशन करके हम लोग यदि उनके बेस पे बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। कि इस तरह से एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर जो दिया गया उसके अनुसार फॉर्मुलेट करके हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन हम लोग 15 की जगह 14.74 आ रहे हैं। तो इस तरह से एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर कर सकते हैं। नॉर्मल मिनरल मिक्सचर है जो फार्मर्स के लिए, यूजी स्टूडेंट के लिए, खासकर जो फील्ड में जाना चाह रहा कि क्या क्या सोच आयोनिक फॉर्म में, जैसा हमने पहले बताया कि सभी सल्फेट फॉर्म में यूज करते हैं। डाई कैल्शियम फॉस्फेट पहला हो गया जो कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स होता है। रेस्ट जो कैल्शियम हमको चाहिए वो लाइमस्टोन पाउडर या कैल्साइट से लेते हैं। दूसरा फेरस सल्फेट, आयरन के लिए कोबाल्ट सल्फेट, सभी का सल्फेट फॉर्म में कंपाउंड लेते हैं। इस प्रोपोर्शन में लेकर आप 20% कैल्शियम, 12% फास्फोरस, 5% मैग्नीशियम, जिंक 0.8 और कॉपर 0.1 वाले ये सब बना सकते हैं। इतना से बन जाती है। और यदि आप ये बनाना चाह रहे हैं चिलेटेड मिनरल, तो चिलेटेड मिनरल का इंग्रेडिएंट ही अवेलेबल होती है। तो जैसे कि ग्लाइसिनेट फॉर्म में भी होती है या मिथ्योनिन चिलेटेड भी होती है। तो इस तरह से चिलेटेड फॉर्म में परचेज करके, लेकिन इसमें होता फिर फॉर्मुलेशन बदल जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन इसमें लगभग 50% हो जाती है सर। से कोबाल्ट सल्फेट में कोबाल्ट 10% है, जबकि आयनिक फॉर्म में खरीदते हैं तो लगभग 20% होती है। इसका प्राइस भी बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, तो फॉर्मुलेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से चिलेटेड मिनरल मिक्सचर ही बनाकर सप्लीमेंट किया जा सकता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा रहा सर, पूरा आपने कम्प्रिहेंसिवली सारा बता दिया। और फार्मर्स अपना बनाना चाहिए वो भी आपने बता दिया है। तो जो फार्मर अटेंड कर रहे हैं, दिखाएंगे जरा कौन कौन अटेंड कर रहे हैं। वो यदि चाहे तो एक दिन का 2 दिन का यहाँ कोई ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं हम फार्मर्स के लिए, यस सर। है ना। तो यदि इस तरह की डॉक्टर पंकज कोई डिमांड आई फार्मर्स की तरफ से, नॉट ओनली फार्मर्स, हमारे स्टूडेंट्स भी अभी ये चाय बना सर के अर्न वैल्यू लर्न कर रहे थे, उसकी बजाय मिनरल मिक्सचर बना के अर्न वैल्यू लर्न करें तो वो बेटर है ना। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा सर। जी जी जी। अभी सर बता रहे थे कि इस सेलेनियम का टॉक्सिसिटी होता है, तो उसके रोकने के लिए क्या कर सकते सीलियम टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें डॉक्टर? सिलेम टॉक्सिसिटी तभी होगी सर या तो वाटर से आ रही है, मेनली वाटर से ही टॉक्सिसिटी होने की संभावना बनती है। सप्लीमेंट से जा रही है तो मेरी गलती है, सप्लीमेंट में कम करना पड़ेगा। वाटर है तो वाटर का ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा, उसको आरओ लगाकर ही करना पड़ेगा, जैसा हमने रिकमेंड भी किया है कि आरओ लगा के उसको कर सकते हैं सर। आरओ? हम्म। सर एक ये जैसे हमें क्या बोलते हैं अस्टीमेट एक इंजेक्शन आता है सर, उसको देने के बाद अगर वैसा होता है तो देने का जरूरत क्या पड़ गया? स्टिंगमेट जब डिफिशियंसी होता है तो देना है, ठीक है। ऑलरेडी अब जी। टॉक्सिसिटी है तो आप फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उसको दे करके, देने का जरूरत ही नहीं।
नहीं सर, वो देने के बाद ही ऐसा हुआ था, जैसे उसमें दिक्कत था तभी तो दिया गया नहीं था। ठीक है, तो जैसा आपने आपने लक्षण अभी बता, सुनिए सुनिए सर, जब भी जो आपने लक्षण बताया तो मेरे पास बकरियां है, उसका लक्षण वही आया, तब मैं इसका मैंने आपसे कहा कि उसको स्टीम वेट दिया गया था, और उस समय से वो ऐसा है। और आपने जो जो चीज अभी बता रहे थे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसका सेम वैसा ही चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद उसका टॉक्सिसिटी तो ही नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप लक्षण पे नहीं जाइए। लक्षण बहुत डिफिशियंसीज में मिलता जुलता है, तो उसका एक जी ब्लड जी में जी। सीरम में एस्टिमेशन करवा लीजिए, बहुत इजीली हो जाता है। सिलीनियम का एस्टिमेशन कराने का आपको 2-3 जगह है बिहार में फैसिलिटी। एक तो कृषि का जो ऑफिस है यहाँ पे मीठापुर में, उसमें अच्छा। आप करवा सकते हैं। इधर आईसीआर में लैब है। बिना एस्टिमेशन कराए हुए सिलीनियम का इंजेक्शन देना मतलब एक तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट है, समझ गए? आप ज्यादा दे रहे हैं तो उससे जी टॉक्सिसिटी से मर जाएगा। वैसे कई बार तो ना ये रिप्रोडक्शन के लिए जी। जो एनिमल हीट में नहीं आता हो उसको सिलीनियम एंड विटामिन ई उसका देते हैं, तो वो क्या नहीं देना चाहिए इंजेक्शन, आपके मतलब ये है? सर मैं नहीं, बता रहा हूँ। वो बकरी को दिया गया था 0.25। जी सर ये जो जी फॉर्मुलेशन बता रहे हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म का वो इंजेक्शन है। और पहला तो आपको बताएं कि जो अपना क्षेत्र है बिहार में लगभग सेलेनियम टॉक्सिसिटी नहीं है। और उसका कंफ्यूजन जो आप एक डेगनाला डिजीज जैसे जो लक्षण है, जो फंगल हाँ इन्फेक्शन है, उससे कंफ्यूज होते हैं। इस जी। स्थिति में सेलेनियम टॉक्सिसिटी लगभग ऐसा प्रूवन है कि वो जो पुआल खिलाते हैं उसमें जो काला जो स्पॉट होता है, उससे वो बीमारी का लक्षण ज्यादा इस एरिया में प्रिवेलेंट है जहां पे वर्षा और भूसा खिलाते हैं, जो स्टोर्ड पैडी खिलाते हैं, उससे होता है। इसलिए सिलेनियम की टॉक्सिसिटी लगभग नहीं है। इसलिए आपने जो सिलेनियम सप्लीमेंट किया होगा उसका साइड इफेक्ट आया होगा। तो पंजाब उसमें तो में सर मिनरल पंज- मिक्सचर तो मैं वो वासुमिन का ही वो खिलाता हूँ उसे। पंजाब में ना एक एरिया है जो ऊपर की तरफ है ना, पहाड़ों की तरफ, हिमाचल की तरफ, वहां पर काफी होशियारपुर वाले जिलों के आसपास, वहां पर काफी एरिया में सिलीनियम ज्यादा था। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो वो फ्यूसेरियम कौन सी फंजाई है, उसके कारण डेगनाला डिजीज होती थी, एक सिलीनियम टॉक्सिसिटी से भी होती थी। पंजाब वाले कहते थे कि सिलीनियम टॉक्सिसिटी से हो रही है, क्योंकि उस एरिया में होती थी जहां सिलीनियम ज्यादा था। उनकी जो मिनरल मैपिंग किया गया तो उन एरिया में सिलीनियम ज्यादा था और वही ये डेगनाला डिजीज होती थी। फिर जो एनडीआरआई की टीम है वो ये कहती थी कि ये फ्यूसेरियम फंजाई के कारण होती है। तो ये दोनों ग्रुप का काफी, पर अब वो जो डिजीज है वो उस एरिया में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस जमीन का जो सिलीनियम लेवल था वो डाउन चला गया। वो टॉक्सिसिटी होती थी, अब वो नॉर्मल लेवल में आ गया, क्योंकि फसलें इतनी वो 30 साल, 35-40 साल पहले की रिपोर्ट थी। अब जो है, अब 2-3 गांव की पॉकेट बची है जहां पर थोड़ा सिलीनियम अभी भी हाई है। अदरवाइज वो एरिया जिसमें सिलीनियम टॉक्सिसिटी होती थी वो अब वहां पर नॉर्मल लेवल पे आ गया है। और यही कारण है कि मिनरल्स डिप्लीट होते जा रहे हैं सॉइल में से। अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने एक अभियान छेड़ा है, भूमि बचाओ, क्या खेत बचाओ अभियान। और वो इसीलिए है कि हम खेत में से 1-2-3 फसल हर साल लेते हैं और पशुओं को हम खेत में जाने नहीं देते, या पशुओं का जो वेस्ट है वो खेत में नहीं गिराते, केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड कर गए हैं। तो मिनरल की डेफिशिएंसी तो 100% हो गए होगा। पहले उसी खेत के अंदर वो पशु गोबर करता था, पेशाब करता था, मर जाता था, वही खप जाता था, उसकी हड्डियां, उसका ब्लड, उसका चमड़ी, सब कुछ वही गलती थी, और वो खेत में एसिमिलेट मिट्टी के अंदर ही मिल जाता था। अब वो चीज नहीं रही। तो नहीं रही, तो इस कारण ये बहुत जरूरी है कि हर किसान अपने पशु को 12 मास, पूरा कैलेंडर ईयर में एक दिन भी आपने मिस नहीं करना, मिनरल मिक्सचर जरूर देना है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मेंटेनेंस के लिए कितना चाहिए, और पर केजी दूध के लिए अलग अलग मिनरल की अलग अलग मात्रा है। और जो कंपाउंडेड ये मिनरल मिक्सचर है, इसके अंदर सारी चीजें प्रोपोर्शनेटली दी गई है। तो जो रिप्रोडक्शन ठीक नहीं होता, ये रिपोर्ट्स हैं कि 60-80% रिप्रोडक्शन जो एनिस्ट्रस के केस हैं, जैसे भैंस में ज्यादा होता है कि भैंस गर्मी में नहीं आती,
जब से किसान मिनरल मिक्सचर देने लगे हैं, बफलो की इज्जत बढ़ गई है। कि वो जो उसको बदनाम कर रखा ना कि हिट भी नहीं आती है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल नहीं है। वो रेगुलर साइकिलिंग करती हैं, हर साल बच्चा देती हैं, बढ़िया दूध उत्पादन देती है। तो यदि आप अपने पशुओं को लगातार मिनरल मिक्सचर देंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या, इवन आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उसमें भी ये आपकी इम्यूनिटी पशु की बढ़ाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। यदि कोई मिनरल मिक्सचर बनाने का इच्छुक हो और वो ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हम स्पेसिफिकली चाहे 1 2 4 आदमी के लिए भी कर सकते हैं। क्या प्रशिक्षण के लिए सर? आप यदि मिनरल मिक्सचर अपना खुद का बनाना चाहते हो, खुद अच्छा। का मतलब खुद का, आपके पास तो 2 4 जानवर होंगे, आप तो क्यों बनाएंगे, या जो भी होंगे, जिस हाँ आप यदि एक ग्रुप बना लें किसानों का, जी तो हम आपको फार्मूला जी। भी दे देंगे, आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे। आप एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें, कोई कोऑपरेटिव बना लें, अपना जो भी है। तो उस प्रकार से आप कुछ किसान मिलकर यदि अपना खुद का बनाना चाहो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी का जो मिनरल मिक्सचर दिया जा रहा है वो लगभग लागत के ऊपर ही दे रहे हैं हम। हाँ, आपको सर थोड़ा मैं महंगा वो एफपीओ हम लोग चला रहे हैं सर, एफपीओ फ्लैगशिप एग्री फीड फार्मर प्रोड्यूसर को। वेरी और गुड। सर ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप बनाओगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आप उतनी क्वांटिटी में नहीं लेंगे जितना हम लेते हैं या कोई कंपनी लेती है। तो आप हाँ यदि कम हाँ, वो क्वांटिटी तो में लेके बनाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। जी जी। यूनिवर्सिटी का लगभग सही। बहुत ही नेग्लिजिबल कोई प्रॉफिट होगा इसमें, जो जिस 110 रुपए किलो बेच रहे हैं। हम्म। आप जो यूज कर रहे हैं इसमें क्या आपका एक्सपीरियंस है, जो बासुमिन यूज कर रहे हैं? सर अच्छा है सर। अब देख रहे हैं कैसे सर, अच्छा वो है? जो जानवर है वो अभी देखने में अच्छा अच्छा है इसलिए है, बता रहे हैं। पशुओं की प्रोडक्शन नहीं, अच्छा है, जी पशुओं जी का। जी जी। अब जी, जो पशु सर अभी बता रहे थे गर्भाधान के लिए हाँ, जल्दी तैयार नहीं होती थी, वो हो जा रही है। उसका मतलब शरीर में चमक जो है वो अच्छा है। और ये अभी मान के चलिए सर, जो देख रहे हैं कि बकरियां हमारी थी, उसका बच्चे जो अच्छा नहीं हो रहा था और मोटिलिटी भी हो जा रहा था। या एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक करें आप। जी जी। उसमें भी हमें, क्योंकि बकरियों का जो दूध कम होता था, क्योंकि ब्लैक बंगाल बकरी है सर, उसमें दूध का मेरे पास चरने की जगह नहीं है, मैं सूखा चारा ही ज्यादा प्रयोग करता हूँ। बंधा रहती है बकरियां अभी कुल 33 34 है मेरे पास, छोटे बड़े सभी मिल करके। और वो है सर, मैं एक देख रहा था, मेरे पास जो ब्रीडर बकरा था वो मतलब बकरियों का गर्भधारण यानी जो सेक्स करने का जो है ना, उसका वो कम गया था। लिबिडो कम तो हो हमने जाती है। ये कई बार, बिल्कुल बिल्कुल, जी जो जी जी बकरा सर, है तो वो भी काम का नहीं रहेगा यदि उसका मिनरल पूरा नहीं होगा। हाँ तो इसलिए आप जरूर इसके तो ऊपर सर इसके ध्यान लिए दीजिए। मैं, जी इसके लिए सर मैं उसको प्रयोग का जब से कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि हाँ नहीं, उसका जो शरीर में कार्य करने की क्षमता कम गया था वो धीरे धीरे आ गया। तो इसीलिए मैं सर कई बार अपने जाकर के वहां से भी भासुमिन अभी धर्मेंद्र सर हैं, उनसे लिया है भी, और फिर अभी उन्हीं के द्वारा मंगवाया भी हूँ ऐसे। जी आपसे हम यही है एक मेरा रिक्वेस्ट सर। किए थे। हेलो, आप गया से बोल रहे हैं ना? जी हाँ, मैं रविंद्र हाँ कुमार दांगी जी हाँ। सर है। एक रिक्वेस्ट किए थे कि एक वीडियो थोड़ा सा क्लिप बना के हमें शेयर कीजिए कि बासुमिन का जो फायदा अभी बता रहे हैं वो जानवर के जी जी साथ और पैकेट बासुमिन दिखाते हुए एक मिनट का ही वीडियो क्लिप भेज देते तो दूसरे को कन्विंस करने में हमें अच्छा रहता। और जितना सर इस पॉपुलराइज बार तो होगी क्या उतनी। करें, जब जब बना रहे ना तो वो क्या कोई नहीं रह पाता, इसीलिए मैं चाहता रहा था कि जो जो चीज मैं खिला रहा हूँ या बना देता हूँ सानी बनाते समय, सब हम्म। उस चीज को पूरे वीडियो, अब देखिए सर नहीं होता मैं 1 2 दिन में आपको भेजता हूँ सर। नेक्स्ट टाइम जो है ना एक अच्छा सा वीडियो बना के भेज दीजिएगा हम लोग के पास। जी जी सर।
जी थैंक यू रविंदर जी। सर एक्चुअली रविंदर जी ऐसे हैं जिनको हम आजकल कुरियर से भेज रहे हैं। कुरियर से काफी किसान को भेजना शुरू कर दिए हैं, बियर कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली वो कुरियर वाले आदमी हैं जो फिक्स यहाँ से लेके चले जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। 20 रुपए केजी फिक्स है रेट वो। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ला सकते हैं अगर किसान को लगे कि वो नहीं ले सकता है, बहुत अच्छा। सर रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एक अटिक बनवा दिया जाए जहां से सभी कुछ का मार्केटिंग हो जाए, तो ब्लिंकिट भी जरूर आएगी। सर मुझे एक बार फोन आया था जौनपुर यूपी से कि सर आप हमको अगर मान लीजिए ऑनलाइन अगर पहुंचवा देते हैं तो हम इतना मतलब ले सकते हैं। तो हम बोले अभी हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर होगा तो हम भिजवा देंगे। फैसिलिटी तो है ना। नहीं, वो पूछा था एक कुरियर वाला से, तो बहुत थोड़ा महंगा कॉस्टली पड़ रहा, तो वो मना कर दिया जौनपुर वाला। कर देंगे ना, कुरियर का प्रॉब्लम टेंशन मत लीजिए, सॉल्व हो जाए। करने लगे। स्टूडेंट से कोई सवाल बोल, चलिए वो उधर से करेंगे, ऑनलाइन जुड़े हुए लोग। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? उसमें बोलिए। अदरवाइज चुपचाप ये कम बेसी है सेकेंड ईयर। सर एक चीज और कहेंगे सर कि आज के जो वार्तालाप हो रही है उसका अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो दोबारा इसको भेज ग्रुप में भेजने का कृपया करें, काहे कि मैं लेट से ज्वाइनिंग किया था और बहुत सा चीज जानने की इच्छुक। जरूर जरूर रविंदर जी, कोशिश करेंगे आप शेयर करें हम, है ना। आप एक किसान समाधान ग्रुप में है ना। जी जी हाँ, उस पे शेयर कर देंगे ना, जी या सर। पर्सनली आपको शेयर कर देंगे पर्सनल ठीक है, नंबर ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा पीडीएफ में, और जहाँ पे गांधी जी है सेकेंड ईयर सर भी कम। आप बताए समझ में आया? मिनरल पहली पढ़ाई हो चुकी है सारा, कुछ भी एक्स्ट्रा था इसमें? नैनो मिनरल के बारे में पहली बार सुना? ज्यादा डीप में, डिटेल में क्या है नैनो मिनरल? अच्छा, कैसे बनाते हैं? तो हथौड़ा से चोड़ देंगे तो हो जाएगा मिनरल? अच्छा, कोई प्रोसेस होगा तो तब। और क्या कुछ नया सीखे? जैसे बना होगा तो एडिटिंग मैकेनिज्म हुआ होगा। आप बताओ क्या कौन पढ़ाए थे? अच्छा, कुछ भी सीखा नया एक्स्ट्रा? लाइक क्या क्या रोल है क्रोमियम का? बैठो। अरे फिर वो रटा हुआ मत करो, कॉपी पेस्ट टू ऑल जो क्लास में हुआ था, तो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ यहाँ आने का। ये जेनेटिक्स है। अभी बैठे बता रहे हैं लोग, पीजी वाले बच्चे
डॉक्टर डीन पूछ रहे हैं कि कोई कॉमर्शियल प्रोडक्ट है क्या क्रोमियम का? हाँ, अच्छा, बच्चे को हाँ, पीएचडी मेडिसिन कुछ पूछ रहे हैं आपके? सुनाई दिया क्वेश्चन आपको? हाँ, बताइए। और किन्हीं को पता है? बता दो, आप ही बताओ, हमें भी नहीं पता। और क्रोमियम में डॉक्टर साहब लगता है वो प्रोपानेट लिख गए या क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रोमियम फॉर्म फॉर स्ट्रेस इज स्ट्रेस इज क्रोमियम पिकोलिनेट। बहुत कॉमन है आजकल, बहुत दिनों से ये चल रहा है। मननगर से काम शुरू हुआ, बहुत जगह लोगों ने काम किया। इवन हमको लगता है डॉक्टर साहू के स्टूडेंट का भी था क्रोमियम पिकोलिनेट, जो कि हीट स्ट्रेस में बहुत ही यूज हो रहा है। और इन्होंने एक फार्मूला बताया है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सच में हीट स्ट्रेस का फार्मूला है, जिसमें कि क्रोमियम है, विटामिन सी है, नियासिन। डॉक्टर साहब, नियासिन का क्या रोल है हीट स्ट्रेस में? नियासिन सर ग्लूकोज को ही करता है सर, ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अच्छा, जो मिल्क और ये मेरा खुद का आर्टिकल पब्लिश है सर एग्रोमेट्रोलॉजी में। पर क्या हुआ सर, खुद का आर्टिकल एग्रोमेट्रोलॉजी जर्नल है, उसमें पब्लिश है सर। नहीं, कैसे काम करता है हीट स्ट्रेस में नियासिन? ये तो नहीं जानकारी है सर, कंप्लीट अच्छा। मैकेनिज्म नहीं, नियासिन यूज तो होता है कीटोसिस यूज में, होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में मुझे लगता है उसका, ग्लूकोनियोजेनेसिस कीटो, हाँ, प्रिवेंशन में उसमें तो वही होगा, ग्लूकोज का ही कोई मेटाबॉल। ओके। ज्यादा मैग्नीशियम होगा तो कैल्शियम को कम कर देगा। और कैल्शियम है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मसल है सबके लिए, तो वही इसलिए टॉक्सिक। बात कर। ज्यादातर केस में यही हो रहा है सर। चलिए, कोई और ऑनलाइन? डॉक्टर चंद्राज, हाँ डॉक्टर साहब। नहीं कुछ उद्बोधन है आपका? नहीं नहीं, मैं जरूर बोलूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे रीजन से रिलेटेड हाँ। कई प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होते हुए दिख रहे थे। एक्चुअली मैं यहाँ का सिचुएशन बता दूं, यहाँ पे सबको पता है आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है। आई थिंक टीडीएस तो बहुत अच्छा है, यहाँ का 100 to 200 पीपीएम के बीच टीडीएस आता है, बट आयरन इज रेंजिंग बिटवीन 0.4 to 0.6 पीपीएम। अब उसके चलते मैं फार्म पे दो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जो आज शायद सॉल्व हो जाएगा। हमने कैटल फार्म में देखा है कि जो ग्रोइंग काप्स हैं, खासकर जो हमने लोकल पूर्णिया ब्रीड का खरीदा है, उन सबों में पैराकेरेटोसिस बहुत ज्यादा था। तो आज उसका आंसर मिला कि शायद आयरन ज्यादा है, उसके चलते जिंक डेफिशिएंसी हो जा रही है या कॉपर डेफिशिएंसी हो जा रही है, इसलिए उसकी ग्रोथ रेट भी कम है और पैराकेरेटोसिस का सिम्टम बहुत ज्यादा है। तो एक तो डॉक्टर धर्मेंद्र ये सजेस्ट करेंगे कि हम लोग क्या केवल सप्लीमेंटेशन बेसिस पे जाएं, या कोई ऐसा कुछ मिनरल हम डाल सकते हैं उसमें, खासकर वो ग्रोअर काप्स के ये में फीड में, कि हम इस प्रॉब्लम से निजात पा लें। और एक और मेरे मन में क्यूरियोसिटी था कि ये प्रॉब्लम गोट्स में क्यों नहीं आती है। गोट्स आर एब्सोल्युटली राइट, ना ग्रोअर में ना एडल्ट में ये प्रॉब्लम, लेकिन कैटल में ये प्रॉब्लम है। बफलो तो अभी हम लोग रखना शुरू किया है। तो इस पे थोड़ा अगर कुछ मुझे हिंट्स मिलता तो हम करते यहाँ पे कैटल फार्म। इसमें सर एक्चुअली गोट और कैटल में आपको एक डिफरेंस ज्यादा दिखेंगे सर, वाटर इनटेक जनरली कैटल बहुत ज्यादा होते हैं। यदि आयरन रिच है तो आयरन के कारण उसकी मतलब जिंक की डिफिशियंसी कर रही है। तो हमें तो लगता है उसका फीड और वाटर का दोनों देख लिया जाए सबसे पहले सर, कि कितना क्या मिल रहा है, उसके अनुसार अलग से मिनरल मिक्सचर फॉर्मुलेट किया जाए कि यदि आयरन के कारण ऐसी हो रही है, हो सकता है आपके फीड में ही जिंक की कमी हो सकती है सर।
उसके बाद डिवॉर्मिंग का भी शिकायत हो सकती है, मे बी। नहीं, जिंक की कमी हो सकती है, मैं एग्री करता हूँ। हाँ सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो हाँ। फोडर हम उगा रहे हैं हम्म। तो वहां पे आयरन फोडर में भी ज्यादा है, वाटर में भी ज्यादा है। तो आपने जोन 2 में जो भी दिखाया ना कि 88% जिंक हम्म। डेफिशिएंट है, इवन कॉपर 71% डेफिशिएंट है, हम्म। सल्फर भी 61% डेफिशिएंट है, यस सर। कैल्शियम फास्फोरस भी है। तो सारा तो यहाँ उनको डेफिशिएंट ही मिल रहा है। जो हम्म। एडल्ट एनिमल हैं उनके वॉल्यूम के चलते आई डोंट नो कैसे वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ग्रोअर्स में ये प्रॉब्लम। हमने कुछ पूर्णिया कैटल काफ से भी लिए थे 12-14, उनकी ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा खराब है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोग रिकूप नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मुझे उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वही है कि आप लोग से ये सजेशन चाहेंगे कैसा मिनरल इसको हम दे। हमने आपको बताया आयरन यस 0.4 सर। 0.67 तक भी हमें मिली है। तो जिंक तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा सर, और आपका फीड का देखना पड़ेगा, फीड में कितना है पहले, उसके बाद ही संभव हो लेकिन पाएगी सर। कितना तो बढ़ाए? जिंक जिंक सल्फेट दे कितना दे, काफ के हिसाब से कितना दे बोलेंगे तो जिंक उनका बढ़ा देंगे। जिंक सल्फेट से केवल नहीं होगा सर, आप पूरा जो फीडिंग आपकी प्रैक्टिसेस जो है और वाटर का जो है वो हमें भेज दें सर, उसके अनुसार हम फॉर्मुलेट कर दें। केवल जिंक बढ़ाने से नहीं होगा, फिर दूसरे पर इफेक्ट करेगी। सही तो बोल रहे टोटल बैलेंस करके देना पड़ेगा सर, जिंक सल्फेट केवल सप्लीमेंट करना हैं। ठीक नहीं रहेगा सर। अगर हम उसका सेरम एस्टिमेशन करवाएं मिनरल प्रोफाइल का, वो चाहिए आपको या क्या चाहिए बताइए, वैसा हम कर एक्चुअली लेते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सीरम क्या है, इसमें क्या है कि होम्योस्टेटिस हो जाती है सर। कोई भी डिफिशियंसी ब्लड में जनरली मिनरल की बहुत कम दिखती है। आप फीड के आधार पे ही कर ले तो बेहतर रहेगा। फीड और वाटर दो हमें दिखता है, मेन दिखता है सर। बाकी पंकज सर कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीरम पे भरोसा नहीं लगता सर, वो मेंटेन कर लेता है। तो सीरम में बहुत लास्ट में तो दिखती है, हम तो इस बेहतर होगा कि फीड और वाटर के आधार पे हम लोग उसको फॉर्मुलेट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगी सर। उसका मिनरल प्रोफाइलिंग करवाएं, फीड और यस सर। वाटर का, फीड और फीड वाटर। फीड फोडर और अभी वाटर का अभी मिनरल। हम सर से यही रिक्वेस्ट करने वाले थे कि यदि हम लोग एक प्रोग्राम करना चाहें सर, तो सभी फार्मर जो हम लोग मिनरल मैपिंग करना चाह रहे हैं, सभी फार्मर यदि खुद वाटर और फीड सैंपल लेके आए यहाँ पर, उसके अनुसार यदि फॉर्मुलेट करें, तो हो सकता है हमको यहीं पर पूरे बिहार का हो सकता है स्केल मिल सकती है। ये फैसिलिटी यदि डेवलप कर लें कि हम सभी का एनालिसिस कर देंगे, उसके अनुसार फॉर्मुलेट करके यहीं से मिनरल मिक्सचर आपको उस आधार पर दे सके, तो हमें लगता है कि बिहार की पूरे मिनरल मैपिंग हो सकती है, क्योंकि फार्मर का इंटरेस्ट इसमें जगेगा। क्योंकि हम लोग जाकर तो सब संभव नहीं है कि हम लोग मिनरल मैपिंग कर लेंगे सर। नहीं नहीं, इस एरिया में हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम लोग काम करें तो इस एरिया के लिए तो काफी अच्छा हो, क्योंकि इस एरिया में हर जगह करीब करीब यही हाल, सीमांचल के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर यस जगह सर, यही वहाँ हालत आयरन है तो बहुत करीब ज्यादा है करीब। सर। हाँ, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं इस एरिया। थैंक यू, थैंक यू। Thank you everyone, and thank you special thanks to सर Dr. सर Dharmen. थोड़ा सा हम पूछ रहे हैं कि ये जो बोले पानी और ये चारा के लिए जैसे भूसा गेहूं का या धान का कुट्टी वो लेकर आना है। नहीं, अभी उस क्या? पर बातें हो रही है, अभी वो प्रोग्राम ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। जब नहीं होगा नहीं तो हुआ आपको तो जरूर होगा तो बताएंगे। हाँ। हाँ, जी अभी जी। मेरे पास कोई फैसिलिटी ऐसी है नहीं। यदि फैसिलिटी अच्छा जनरेट होगी तो कन्वे करेंगे आपको। अच्छा। बाकी अभी रविंद्र जी, जो आप फ्रेश मिनरल मिक्सर खिला रहे हैं उसको जी खिलाइए। वो थोड़ी बहुत अगर कमी होगी तो उसको पूरा कर देगा, क्योंकि जी जनरली मिनरल की डिफिशियंसी ही होती है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। और डॉक्टर चंद्रहास के लिए जब तक डॉक्टर साहब फॉर्मुलेट करेंगे वो तो दूसरी बात है। मुझे क्या लगता है कि एक सिंपल सा जैसे रिप्रोमीन या जो रिप्रोडक्शन के लिए जो 3 ट्रेस मिनरल का करते हैं, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, अगर ये तीनों का केवल मिक्सचर निश्चित तौर पे डिफिशियंट होगा, अगर आप अलग से सप्लीमेंट कर दें तो मुझे लगता है कि वो जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। जिंक, कॉपर एंड कोबाल्ट, ये तीनों डिफिशियंट होना ही होना है। तीसरा चीज मैंगनीज भी तो उसका बोलस भी आता है, पता नहीं रिप्रोडक्शन वाले बताएंगे, कुछ नाम है। अदरवाइज आप डॉक्टर साहब हम लोग यहाँ से बना के आपको एक छोटा सा पाउच डॉक्टर साहब अलग से इनको बना के, और इफेक्ट भी देख लेंगे, अपने पास है ना एक हाँ सर, बना के देते हैं सर। हाँ, एक बार ट्रायल भी हो जाएगा कि हम्म। क्या जो पैराकेराटोसिस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये चूंकि इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, हम लोग यहीं से ट्रायल कर लेते हैं। रिकोऑपरेटिव में आ जाएगा उसका। हाँ, रिकोऑपरेटिव में करके आपको भिजवाते हैं और इफेक्ट देख लीजिए, मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। अगेन थैंक यू वन एंड ऑल। और फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग प्रोटीन, डॉक्टर संजय 25 को हैंड करेगा। हाँ, रोल ऑफ प्रोटीन
हमारे पास प्रोटीन बताएंगे सर, और ये सारी चीजें। और दूसरा जो अभी वीसी सर बोल के गए, बाहर बच्चे चिकन क्या एग पकोड़ा, आप प्लीज उनका सम्मान करिए। चाय तो पी लिया, वो पैसा जो है पे करेंगे संजय हेड न्यूट्रिशन। लेकिन अभी जो है नहीं, अभी सर बोल के गए, और आप ये चिकन पकोड़ा, चिकन नहीं एग पकोड़ा, आप अभी जाइए बाहर खाइए और पे करिए प्लीज, क्योंकि बच्चे ने अभी बनाया है। हाँ, फिर इन्होंने बनवाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।